मैंग्रोव, है ना? मैंग्रोव करेंगे हिंदी में, आप जिनको हिंदी में लिख देता हूँ फिर बोलोगे इंग्लिश में लिखते हो। मैंग्रोव, ठीक है। गरान भी बोल दे तो आप कई बार, है ना, गरान वनस्पति के नाम से आपने सुना होगा। एक तो हम ये करने वाले क्या होती है, कैसे होती है। सेकंड हम करेंगे ज्वार नद मुख। क्या करेंगे बच्चा? ज्वार नद मुख, ठीक है। हिंदी मीडियम में रिजल्ट ना आने का कारण अगर भाषा है तो और कौन कौन से कारण है जो रिजल्ट नहीं आते? बहुत लंबी है ना, लंबी लिस्ट है। धीरे धीरे सब पे बात करेंगे, एक दिन सब पे पॉसिबल नहीं है। आपको मेरे साथ साथ पढ़ते पढ़ते खुद समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो अपन ने किया ही नहीं था, ओहो ये भी नहीं किया मैंने तो कभी, अच्छा ये भी करना था, ये सारी चीजें रहेगी। तैयार हो आप सभी लोग? ठीक है बच्चों, आओ कुछ शानदार आपको झांकियां दिखाता हूँ, झांकियां। आपको पता है ना टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? हमारा टॉपिक क्या चल रहा है बच्चा? एक्वेटिक इकोसिस्टम में चल रहे हैं हम, जलीय पारितंत्र के अंदर घूम रहे हैं। जलीय पारितंत्र हमने देखा था कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं ना इनकी, हमने देखा था, परिभाषा देखी थी, इनके हमने प्रकार भी देख चुके हैं। हम झील की बात कर चुके हैं, हम आर्द्र भूमि की बात कर चुके हैं, आर्द्र भूमि की बात कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम मैंग्रोव की बात करेंगे, ओके, और ज्वार नद मुख की बात करेंगे। याद है क्या? ठीक है। हाँ मतलब फ्रेम में रहना चाहिए कि हम क्या किधर चल रहे हैं, पता चला अरे कहाँ थे हम, याद नहीं आ रहा। जलीय पारितंत्र के अंदर है बच्चा, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है जलीय पारितंत्र। तो आज हम इन दोनों को करने वाले हैं, मैंग्रोव एंड एस्चुरी। चलो दिखा के लाते हैं आपको, देखो ये होते हैं जी मैंग्रोव। सर क्लास क्लास नोट और डेली जो आप कंटेंट देते हैं, देखो दोनों वो तो थोड़ा डिटेल्ड है ना बच्चा, वो डिटेल्ड कंटेंट है। क्लास में जो मैं लिखवाता हूँ उसी डिटेल्ड कंटेंट को शॉर्ट में समझाता हूँ। तो जिसको शॉर्ट नोट्स बनाना है, देखो शॉर्ट नोट्स बनाने वाला काम अब मैंने मेरे जिम्मे ले लिया है। पहले मैं बच्चों को बोलता था कि शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, अब मैं बच्चों को नहीं बोलता शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो मैं सब कुछ लिख के देता हूँ, दैट इज शॉर्ट नोट। और आपको डिटेल्ड भी तो पढ़ना होता है ना बच्चा, तो जो मैं आपको पूरा पीडीएफ दे रहा हूँ वो डिटेल्ड में है, उसको पढ़ो, उसको पढ़ने से आपका लैंग्वेज इंप्रूव होगा, उसको पढ़ने से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। तो चीज़ों को समझना बच्चा, जो बच्चे बोल रहे हैं ना सर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, अच्छी लैंग्वेज कैसे डेवलप करें, तो जब तक आप किसी टेक्स्ट को पढ़ोगे नहीं, किसी कंटेंट को पढ़ोगे नहीं, तो लैंग्वेज कैसे अच्छी होगी आपकी? तो जो मैं लिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ, दैट इज जो लिखवाने का जो मेरा स्टाइल है वो आपका शॉर्ट नोट्स बन रहा है। समझाने में तो सारे कंसेप्ट आप डीप में समझते ही हो, लेकिन आपको जो कहते हैं ना बुक क्या पढ़े, कंटेंट क्या पढ़े, स्टैंडर्ड बुक क्या है, ये जो मेरा कंटेंट है यही आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड बुक है। समझ रहे हो? हाँ समझ लो बच्चा, कोई और स्टैंडर्ड बुक पढ़नी नहीं है आपको, जो मैं दे रहा हूँ यही है सब कुछ। हाँ, याद नहीं हो रहा तो याद करने की कोशिश करो बच्चों, हो जाएगा, है ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मैंने भी याद करके मुझे याद हुआ है। एक तो ये दो चार बच्चों को ही वॉइस का प्रॉब्लम है, बाकी पूरी क्लास को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आ जाओ, ये मैंग्रोव देख रहे हो, ये डिफरेंट टाइप का वेजिटेशन है बच्चा, और डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम भी है, ओके। मैंने आपको बताया था ज्यादातर इकोसिस्टम, मैंने शुरुआत में क्या बोला था, ज्यादातर इकोसिस्टम्स के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं बच्चा, प्रोड्यूसर समझ गए, जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, वो बड़े रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो ट्रॉफिक लेवल 1 को बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंग्रोव है, बेसिकली मैंग्रोव ये क्या है, एक कोस्टल एरिया पे पाया जाने वाला इकोसिस्टम है, जिसमें ये मेन जो वेजिटेशन है यही मेन वेजिटेशन के रूप में काम करती है। काफी डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन होती है, देख लो कितनी मोटी मोटी जड़ें हैं, है ना। और भी इसके मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको, देखो एक बार इसको अच्छे से अपने अंदर देख, आत्मसात कर लो। इधर समुद्र है, देखो इधर पूरा ओशन है बच्चा, और इधर देखो ये बिल्कुल कोस्टल एरिया पे ये आपकी गरान वेजिटेशन है, दिख रहे, एक तरफ समुद्र और एक तरफ ये। तो यहाँ से ऐसे मतलब अगर आप इसके बैक साइड में हो, बैक साइड का मतलब आप पीछे से, पीछे जंगलों से होते हुए आ रहे हो ना, अंदर से जंगलों से भागते भागते आ रहे हो, है ना, भागो 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 भागो, एकदम से बाहर निकलोगे तो आपको क्या दिखेगा, अरे ये तो सामने समंदर आ गया, और आगे जाए तो जाए कहाँ, ठीक है। तो दैट्स वाई इनके बड़े डिफरेंट डिफरेंट नाम है बच्चा। ये इस साइड समुद्र है तो ऑब्वियसली सी बात है ये समुद्र का पानी है, इसी इमेज से मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा बच्चा, इसी इमेज से सब कुछ समझ लेना आप। इधर समुद्र है, तो समुद्र है तो इसका मतलब क्या है, समुद्र है तो क्या मान के चले यहाँ पे बच्चा, खारा जल मिलेगा, लवणीय जल मिलेगा, लवणीय जल, पहली बात, लवणीय जल है। आवाज बच्चा मेरी ओर से बढ़ी हुई है, ठीक है। दूसरा कोस्टल एरिया है, मैंने आपको हमेशा ही बोला था एक चीज याद रखना, और जो बच्चे मुझसे ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं कल उनको भी पता चल गया होगा, कि अगर मैं कहूं विंड वेलोसिटी, पवन की गति समुद्र के ऊपर ज्यादा होती है या स्थल के ऊपर ज्यादा होती है, तो हमने देखा था समुद्र के ऊपर सामान्यतः पवन ज्यादा तेजी से चलती है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, तीव्र पवन गति है। दूसरा, थर्ड क्या है, यहाँ की जो सॉइल दिख रही है ना भाई, मिट्टी में ही ग्रो कर रहे हैं, ये सॉइल क्या है बच्चा, पानी से क्या है, एक तो पहली बात क्या है, मडी है, गाद युक्त है, और दूसरी क्या है, जल से ढकी हुई है ना, जलमग्न है। मृदा क्या है, जलमग्न मृदा है, दिख रहा है ना भाई, मृदा के अंदर ही तो ग्रो कर रहा है ये, तेज पवन चलती है कोस्टल एरिया पे, खारा जल है यहाँ पे, और क्या दिख रहा है आपको, ये काफी सघन दिख रहा है, काफी डेंस्ड है। तो कहाँ पे है ये तटीय क्षेत्र में है, तटीय क्षेत्र के अंदर है बच्चा। तटीय क्षेत्र के अंदर आप देखो, इधर से अगर बढ़ते 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 आप इधर आ जाओगे, तो इसको क्या करते हैं, इधर से जंगल से आते आते इधर आपको सीधा सी मिल गया, मिल गया ना सी, तो वॉकिंग फॉरेस्ट इन द सी बोला जाता है इनको, क्या, वॉकिंग फॉरेस्ट इन द सी। यहाँ पे तटीय क्षेत्र पे कितनी सारी ये लकड़ी आपको दिख रहे हैं, इसको कोस्टल वुडलैंड,
ठीक है, तटीय क्षेत्र में आपका क्या है बच्चा, एक वुडलैंड है, वुड मिल रही है ना यहाँ से आपको। ओके, इसको हम ओशियनिक रेन फॉरेस्ट, ओशियनिक रेन फॉरेस्ट, आपने नाम सुना होगा। रेन फॉरेस्ट क्या थे? रेन फॉरेस्ट वो वेजिटेशन होती है जहां पे काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, काफी सघन होती है, बताया था ना मैंने, विश्वतरेखीय क्षेत्रों में सघन वनस्पति मिलती है, तो उनको क्या बोलते हैं? रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। ये ओशियनिक रेन फॉरेस्ट है, यानी कि समुद्र के अंदर हमें उतना ही क्या मिल रही है, इस तरीके से उष्णकटिबंधीय और विश्वतरेखीय वर्षा वनों में जैव विविधता मिलती है, काफी ज्यादा डेंस वेजिटेशन मिलती है। सेम समुद्री के तटवर्ती क्षेत्रों में इन मैंग्रोव्स में ऐसा ही मिलता है, इसलिए हम इनको समुद्री वर्षा वन भी बोलते हैं, समुद्री वर्षा वन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो एक और इसका नाम है बच्चा रूट्स ऑफ द सी। रूट्स, रूट्स समझ गए ना, रूट्स ऑफ द सी, समुद्र की जड़ें है। ये देखो बड़ा डिफरेंट टाइप का इसकी जड़ है, तो चीजें समझ में आ रही है। समुद्री और तटवर्ती क्षेत्र में समुद्री जल क्या होता है? खारा। तो अगर मैं आपसे बोलूं, आप समझो बच्चा, अगर मैं आपसे कहूं समुद्री जल खारा होता है, तो ये जो मैंग्रोव्स है कैसे पानी में ग्रो करते हैं? स्वच्छ जल में ग्रो करते हैं या खारे जल में? सब बात करेंगे है ना। बताओ बच्चा मुझे एक बार, अगर मैं ये कहता हूं कि मैंग्रोव स्वच्छ जल के अंदर ग्रो करेंगे या खारे जल के अंदर, जवाब दो मुझे, बताना एक बार। खारे जल में, तो फ्रेश वाटर में नहीं ग्रो करेंगे। दूसरा, तीव्र पवन, काफी तटीय क्षेत्र में तीव्र पवनें चलती है और स्ट्रॉन्ग विंड्स का सामना करने के लिए इनके पास स्ट्रॉन्ग रूट्स होनी जरूरी है। तभी देखो इनकी रूट्स देखो बच्चा, रूट्स किस तरह से वेल डेवलप्ड रूट्स है इसकी, रूट्स देखो आप इसकी। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरिया में समुद्री तरंगे भी, समुद्री जो लहरें भी है वो भी आ रही है, कोस्टल एरिया में पवनें भी तीव्र गति से चल रही है, तो अगर इनको सर्वाइव करना है तो इनको अपनी रूट्स, नेचर ने इनको ऐसी खूबियां दी कि इनकी रूट्स क्या है बच्चा, काफी स्ट्रॉन्ग रूट्स निकलती है इसमें से, इसके तनों से भी रूट्स निकलती है। तीसरा क्या है? मृदा है, यहाँ पे मृदा कैसी मिलेगी? जलमग्न मृदा है, यानी कि मृदा के ऊपर पानी भरा हुआ है, तो पेड़ पौधे सांस कैसे लेंगे, है ना। तो जलमग्न मृदा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे बच्चा? अवायवीय दशा है, अवायवीय दशा है, वायुमंडल से मृदा का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, और तो एटमॉस्फेयर से फिर इनको जो भी गैसेस वगैरह चाहिए और जो सनलाइट वगैरह जो चाहिए, तो वो सारी आवश्यकताएं कैसे पूरी करेंगे, उसके लिए भी इनको ऊपर वाले ने यूनिक गुण दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा। अवायवीय दशाओं में होती है। कहाँ मिलेगी? मुख्य भूमि पे मिलेंगे या तटीय क्षेत्र पे मिलेंगे? तटीय क्षेत्र पे मिलेंगे। वॉकिंग फॉरेस्ट टू द सी क्या है? आप जैसे ही जाओगे आपका सीधा सी में एंट्री होगी। उसके बाद क्या है? कोस्टल वुडलैंड, तटीय क्षेत्र पे काफी आपको वुडीज आपकी वेजिटेशन है ये, और ओशियनिक रेन फॉरेस्ट है, कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, तो इसको हमने ओशन रेन फॉरेस्ट बोल दिया, समुद्री वर्षा वन बोल दिया। और रूट्स ऑफ द सी बोले, भूलोगे गरान को कभी? ये गरान क्या है? अब एक एक करके दिखाता हूं मैं आपको, बताना बच्चा एक बार। इसको गरान भी बोलते हैं, मैंग्रोव को गरान भी बोलते हैं। नोट्स वेल सेटल्ड ही है बच्चा, है ना, नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, आप अपने नजरिए से सोच रहे हो बच्चा, है ना। आप ये देखो कि वो टीचर इस तरीके से नोट्स क्यों दे रहा है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी मतलब किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे जीव जंतुओं का मिलना। हाँ, इकोटोन की तरह बिहेव करेगा। चलिए देखो, मैं आपको थोड़ा सा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, ये नोट्स वाला झंझट एक बार समझ लो, है ना। आपको 2 मिनट तो लूंगा ही आप लोगों की, कल वाला लेक्चर दिखाता हूँ मैं। वेट ए मिनट, ये कल वाला टॉपिक देखो एक बार तसल्ली से। कल मैंने टॉपिक नंबर 8 पढ़ाया था, समझो इसको, है ना। जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है चीजें ना, समझ लो तसल्ली से। जैसे 2 चीजें हो रही है बच्चा क्लास के अंदर, बहुत सारा क्लास में जो भी टॉपिक होता है मैं उसको लिखवा रहा हूँ। जैसे कल का टॉपिक क्या था? वेटलैंड क्या होती है। तो ये क्या हो गया, मैंने पूरा समझा दिया, क्राइटेरिया क्या होता है ये सारे बता दिया, वनस्पति बता दी, सारी चीजें बता दी मैंने। वेटलैंड्स को घोषित करने की क्राइटेरिया क्या होते हैं, वेटलैंड्स का महत्व क्या है ये मैंने आपको बताया, है ना। क्षरण के कारण क्या है, संरक्षण के उपाय क्या है, भारत में आर्द्र भूमियों के बारे में हमने बात की, ठीक है, संरक्षण के प्रयास किए, समझ में आ गया। वो सब कुछ हैंड रिटन दिया मैंने आपको, क्लास में मैंने खुद अपने हाथों से लिखवाया। आपको क्या करना है, सेम उसको छोटा छोटा 2 पेज में समराइज कर लो, वो आपका शॉर्ट नोट्स बन गया, समझो। अब जिस बच्चे को डिटेल्ड पढ़नी है सारी चीजें जो मैंने समझाया है, होता है ना सर कोई स्टैंडर्ड बुक चाहिए हमें, कोई ऐसा कंटेंट चाहिए, कहाँ से उसको थोड़ा डिटेल में पढ़े, उसके बाद ये पूरा टॉपिक आपको यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ मिल रहा है, सेम सेम लिखा हुआ मिल रहा है, पूरा डिटेल में आराम से खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सब नीचे दे दिया मैंने आपको, है ना। पढ़ते रहो आराम से अपने हिसाब से, इसमें से जितना भी और डिटेल में पढ़ना है, नोट्स मेकिंग करना है, करते रहो, इसको करते रहो। इसमें क्या वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है भाई, बताना। मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड से मतलब क्या है, व्हाट इज वेल स्ट्रक्चर्ड, डिफाइन, दोनों चीज तो दे दी आपको। जब ऐसे ही पढ़ना है तो बुक से ही पढ़ ले, बुक और इस कंटेंट का कोई मैच नहीं है ना। अभी आपको समझ नहीं आ रही चीजें, ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूं और जो बुक में आपका कंटेंट है, कोई मैच ही नहीं है बच्चा इन दोनों चीजों का, समझ रहे हो। बुक कोई कंटेंट राइटर लिख रहा है, समझ लेना इसको, कंटेंट राइटर समझ गए हो ना। और ये जो बनाया है ये टीचर ने बनाया है, इसमें मेरे पिछले पूरे 10 साल का सारा एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, कितने डायमेंशन उसमें शामिल होती है, तो उस बुक का और इस कंटेंट को, है ना, यूपीएससी के नजरिए से मैं बोल रहा हूँ, कोई मैच नहीं है। हाँ, और बताओ, बस बोलना है कुछ भी। हाँ, ये सब दे रखा है, ऐसे पढ़ लो इसको फिर बाद में तसल्ली से। बुक से इसका कोई मैच नहीं है बच्चा, बुक से बहुत आगे का कंटेंट है ये, अभी कौन सी दुनिया में हो आपको, है ना। ठीक है, तो आराम से पढ़ते रहो फिर इसको, तो यही चलेगा, इसी तरीके से चलेगा।
अब बताओ किसको क्या तकलीफ है, अब बोलो कौन है, अब बताओ। नहीं ये रोजना रोजना का चलता है सर ये नोट्स ऐसे वो, अब आई डोंट नो अभी तक का आपका पढ़ने का अप्रोच क्या था, हो सकता है आपकी पढ़ाई का तरीका भी गलत हो बच्चा, ऐसा भी तो हो सकता है जिस तरीके से आप अभी तक पढ़ रहे हो वो आपका तरीका ही गलत हो सकता है ना हमने अपने कंफर्ट जोन के लिए एक मेथड डेवलप कर लिया, मे भी बच्चे कर लेते हैं, हाँ शायद इसी तरीके से करना है, तो हो सकता है आपके उस कंफर्ट जोन से या आपके उस अप्रोच से, कंफर्ट जोन को भी हटा देता हूं, आपके उस अप्रोच से ये अप्रोच थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दैट विल पे यू, आपको ये हेल्प करेगा, आपको ग्रो करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर करेगा, आपके सब्जेक्ट मैटर को लेकर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, ठीक है। चलो अब मत बोलना कुछ भी, सुनो अब इसको आराम से जो मैं पढ़ा रहा हूं, चले चलते हैं बच्चा थोड़ा सा आगे, और बताओ। आप बच्चा ये समझो, ये जो वो एक नाटक आता था ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो आज आप जहां खड़े हो ना, वहां मैं 13-14-15 साल पहले खड़ा था बच्चा, आज जो आप नोट्स मेकिंग अंडरस्टैंडिंग की जो बातें कर रहे हो, ये चीजें 15 साल पहले उस दौर से मैं गुजर चुका हूं, और मुझे ये भी पता है इतना सारा लंबा यूपीएससी एक्सपीरियंस होने से कि नोट्स मेकिंग का तरीका क्या हो, एक्जैक्टली कैसे हमें अप्रोच करना है, स्टेप बाय स्टेप, हम पीछे ये ना लगे कि एक साल बाद पीछे हमने कोई गलती छोड़ दी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ध्यान रखना। आ जाओ अब चलते आगे थोड़ा सा, देखो फोटोज देखो बच्चा, ये फॉरेस्ट है, इधर पूरा फॉरेस्ट, समुद्र, ठीक है, ये रूट्स देख रहे हो, बड़ी डिफरेंट टाइप की रूट्स है, देखो बच्चा ये रूट्स देखो, मेन ट्रंक है, इसका मेन तना है, तने से भी बहुत सारी रूट्स निकल रही है ना, तो ये बिल्कुल कोस्टल एरिया पे पूरा क्या है, वुडी एरिया है, तो इसको हम कोस्टल वुडलैंड भी बोलते हैं, कोस्टल वुडलैंड के नाम से भी जानते हैं इसको, दिख रहा है बच्चा, तटीय क्षेत्र पे क्या है, पूरा एक वुडी क्षेत्र है ये। चलो उसके बाद ये देखो मिलते कहाँ हैं, पहले इसका अप्रोच देख लेते हैं ना कि कहाँ पे ये मिलते हैं, इस यहाँ पे डायग्राम देखो बच्चा, ये डायग्राम देखना जरा, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दिस इज इक्वेटर, ज्योग्राफी तो पढ़ाई है आपने, मना कैसे कर सकते हो, इतना तो मुझे भी पता है, ज्योग्राफी पढ़ के आए हो। दिस इज इक्वेटर, दिस इज कर्क रेखा, थोड़ा ऊपर चलो, और यहाँ पे देखो, ओके, ये पूरा जो जोन है बच्चा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किस नाम से जानते हो आप, इसको बताओ किस नाम से जानते हो, इस पूरे क्षेत्र में क्या क्या है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, दूसरा क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो आप देखो इससे इधर नहीं मिल रहा टुवर्ड्स पोलर रीजन, या जैसे आप टेम्परेट रीजन की ओर चलते हो तो ये आपके मैंग्रोव्स देखने को नहीं मिल रहे, तो मैंग्रोव्स बेसिकली किस क्लाइमेटिक जोन में और किन लैटिट्यूड्स के बीच में मिल रहे हैं, तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाली एक वेजिटेशन है, बताओ इसी रीजन में मिलेंगे बच्चा ये मैंग्रोव्स, यही रीजन है। अब आप देखो इस डायग्राम के अंदर देखो, ये देखो कितना बच्चा यहाँ पे ये वाला क्षेत्र, यहाँ कितना सारा डेंसिटी देखने को मिल रहा है, कितना ज्यादा कंसंट्रेशन है, काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र इसी डायग्राम से समझ में आएगा, दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र आपको ये दिख रहा है, सेकंड इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन कहाँ है मैंग्रोव्स का, इधर इंडोनेशिया वाला, ये मलेशिया वाला, बोर्नियो वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैच है मैंग्रोव्स का, सेकंड इंपॉर्टेंट पैच ये है, उसके बाद बाकी सारी जगह भी है, इंडिया में भी देख सकते हो, इंडिया में भी देख लो बच्चा, इंडिया के पूरे वेस्ट कोस्ट पे है, इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे भी है, तो भारत के पश्चिमी तट पे भी है, भारत के पूर्वी तट पे भी है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, ये देखो साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पे भी है, साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पे भी है, अफ्रीका के भी पश्चिमी तट पे है, अफ्रीका के पूर्वी तट पे है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है। तो कभी अगर यूपीएससी ऐसी लैंग्वेज बना दे कि मैंग्रोव एक ऐसी वेजिटेशन है जो उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के केवल पूर्वी तटीय भागों में मिलते हैं, या देशों के केवल पूर्वी तटीय भागों में मिलते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या प्रश्न आएगा, अरे हो सकता है यूपीएससी वाले ने क्वेश्चन बनाया, हम भूल गए होंगे, या सर ने नहीं पढ़ाया होगा, थोड़ा सा ज्योग्राफी घुसा दोगे, अच्छा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र महाद्वीपों के पूर्वी तट पे हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, व्यापारिक पवनें ज्यादा प्रभावी होती है ना, और महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर ज्यादा सैलिनिटी होती है, पश्चिमी तटों पे सैलिनिटी कम होती है, फिर दिमाग चलाओगे पश्चिमी तटों पे तो सर ने बताया था वहां पे ठंडी समुद्री धाराएं चलती है, कैसे मिलेगा, फिर इतना सारा आप बैक एंड में उल्टा सीधा ऐसी दुनिया रचा लेते हो, और उसके चक्कर में फिर क्वेश्चन को क्या कर देते हो, गलत। तो ज्यादा अच्छा है डायग्राम अपने आप में काफी सारी चीजें बताते हैं, डायग्राम्स को अच्छे से पढ़े। बोलिए समझ में आया आपको, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पे हमें मैंग्रोव्स देखने को मिल रहे हैं, ये खारे जल में समुद्री जल में उगते हैं, ठीक है, इनको क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड का सामना करना होता है तो इनकी रूट्स काफी स्ट्रॉन्ग होती है, और रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने का इनके पास एक मैकेनिज्म भी है। उसके साथ साथ तटीय क्षेत्रों में मृदा जलमग्न होती है, तो उस जलमग्न मृदा के अंदर ये अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं, ऊपर वाले ने इनके अंदर क्या अडेप्टेशन का गुण दिया है, ये सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट, ये देखो अब आप इसमें देख रहे हो ये नीचे जलमग्न हो गया, जल के अंदर डूब चुका है बच्चा ये क्षेत्र, अब इस सॉइल को एटमॉस्फेयर के साथ इसका कोई कांटेक्ट है नहीं, क्योंकि क्या है पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, तो क्या करेंगे ये समुद्री जल या खारे जल के अंदर भी सर्वाइव कर सकती है। तो इनके साथ समस्या क्या हो गई, नॉर्मली आपने देखा होगा पेड़ पौधों की जो रूट्स होती है बच्चा, पेड़ पौधों की जो रूट्स होती है, सपोज करो कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये कोई ट्री है, इसकी रूट्स किधर चल रही है, नीचे की ओर चलती है, नीचे की ओर चलती है, ग्रो करती है सॉइल के अंदर, ये सॉइल है, सॉइल में ग्रो कर रही है क्योंकि एटमॉस्फेयर के साथ सीधा कॉन्टेक्ट है, ओके, सॉइल
रंध्र युक्त है तो इजीली एयर सर्कुलेशन हो जाता है, रूट्स तक आपका एयर सर्कुलेशन हो जाता है। अब इनके साथ क्या हुआ, ये तो पानी में डूबा हुआ है पूरा का पूरा। अब अगर ये इसका मैक्सिमम हिस्सा रूट्स पानी के अंदर दब गई तो इनको कैसे, ये सर्वाइव कैसे करेंगे? तो इन्होंने क्या किया, अपनी रूट्स को पानी से बाहर निकाल लिया। वैसे रूट्स किधर ग्रो करती है, रूट्स नीचे की ओर ग्रो करती है, इनकी रूट्स ऊपर की ओर। इनको बोलते हैं अंधी जड़े। अंधी जड़े क्यों बोला जाता है? ब्लाइंड रूट्स बोलते हैं। ब्लाइंड क्यों कहते थे? जैसे आप किसी ने बोला कि आपको उधर जाना है ना, बोला कि चल उधर जा, आप इधर चलना शुरू कर देते, लेकिन आप, दुनिया उधर जा रही है और आप जा रहे हो इधर, क्या बोलेगी दुनिया, अरे अंधा हो गया क्या, दुनिया उधर जा रही है तो इधर चल रहा है। तो रूट्स नीचे की ओर चलती है, इन रूट्स ने ऊपर की ओर चलने का रास्ता अपनाया। समझ में आया? तो क्या है, ब्लाइंड रूट्स है बच्चा। क्यों ऐसा हुआ? ताकि जो एटमॉस्फेरिक, जो इन एरोबिक कंडीशंस बन गई, अवायवीय दशाएं बन गई, उनमें इनको सर्वाइव करना है। ठीक, फिर देखो, अब यहां देखो, कोस्टल एरिया पे समुद्री तरंगे बहुत आएगी बच्चा, समुद्री तरंगे आएगी ना, बार बार इसके ऊपर अटैक करेगी, या कई बार टाइड आ जाए, और तटीय क्षेत्र में पवनें भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गति से चलती है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, अपने आप को कैसे अडेप्टेड किया, इन्होंने बोला भैया ये तना था हमारा, ये तना था, ठीक है, दिस इज तना, ये ट्रंक है। अब यहाँ कोस्टल एरिया पे वैसे तो इनके पास ब्लाइंड रूट्स भी है, इन्होंने यही तने से बहुत सारी रूट्स निकलना शुरू हो गई। देखो कितनी सारी रूट्स निकलनी शुरू हो गई, तब रूट्स निकलनी शुरू हो गई। इसको बोलते हैं स्टिल्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? इनके पास होती है स्टिल्ट रूट्स। क्यों बनाई गई ऐसी रूट्स, बताओ, ऐसी रूट्स ऊपर वाले ने क्यों दी? ताकि कोस्टल एरिया पे ये इरोजन से बच सके, इनको थोड़ा मजबूती बनी रहे, और समुद्री धाराओं का, तरंगों का, ज्वार भाटा का, चक्रवात भी आते रहते हैं उनका, और स्ट्रॉन्ग विंड्स को ये सर्वाइव कर सके। दैट्स व्हाई इनको क्या मिला है, स्टिल्ट रूट। बताओ, इनकी रूट्स पानी में गलती नहीं है क्या? नहीं गलती, नहीं गलती बच्चा, गलती तो ये कैसे जिंदा रहते? ठीक है, इनफैक्ट इनको, इनकी पत्तियों को और इस मैंग्रोव को ऐसी खूबी दी गई है कि जो सॉल्ट होता है ना, समुद्री जल से सॉल्ट लिया, सॉल्ट को भी बाहर निकालती रहती है ये। मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर चाहिए भाई, मैं तो प्रहार में पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी, मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलेंगे। यहाँ कौन से जीव पाए जाते, क्या नहीं मिलता है, यहाँ सब कुछ मिलता है। रॉयल बंगाल टाइगर का नाम सुना है? रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाली टाइगर मिलते हैं इस क्षेत्र में। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लवणीय जल में जिंदा रहने वाला क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल समझ गए, मगरमच्छ प्रमुख जीव है यहाँ का। ठीक है, ओके। तो आपको याद है जब साल 2004 में सुनामी आई थी, आपने सुना होगा ना, इंडिया में सुनामी आई थी साल 2004 में, और कोस्टल एरिया को काफी ज्यादा बचाया था किसने? इन मैंग्रोव्स ने, क्योंकि इन्होंने सुनामी की जो तरंगे आ रही थी, उन तरंगों के खिलाफ एक नेचुरल बैरियर बन गए थे, और कोस्टल एरिया में होने वाले नुकसान को काफी हद तक मैंग्रोव्स ने कम कर दिया था। चल, और दिखाए इसके अंदर एक और अब समस्या क्या हो गई, एक और समस्या ये हो गई कि यार इतना लवणीय जल है, इतना लवणीय जल है, तो यहाँ इस पेड़ का फर्दर अंकुरण कैसे होगा, नए ट्रीज कैसे ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपने देखा होगा प्रकृति के अंदर जो जीव होते हैं, बहुत सारे जीव क्या होते हैं, अंडे से बाहर निकलते हैं, एग समझते हो ना, एग, अंडे से बाहर निकलते हैं। और कुछ जीव क्या होते हैं, वो जो उनके माता पिता होते हैं, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, जैसे इंसान का जो बच्चा पैदा होता है क्या होता है, वो माँ के पेट के अंदर ही मैच्योर होकर बाहर निकलता है ना, उसकी आंख भी बन जाती है, नाक भी, कान भी, बाल भी, हाथ भी, सब कुछ वो मदर के वूम्ब से तैयार होकर आया है, तब वो इस दुनिया में आता है, बाहर निकल के आता है। सेम ऐसे में भी जब इन मैंग्रोव्स को ऐसे हार्श कोस्टल कंडीशंस में ग्रो करना है, ऐसी स्थिति में इन पेड़ पौधों के, जो मैंग्रोव पेड़ होते हैं ना बच्चा, ये पेड़ के ऊपर क्या होते हैं, प्रॉपर जर्मिनेट होते हैं, प्रॉपर इनका पेड़ के ऊपर ही विकास होता है, और यहीं से यंग प्लांट क्या होता है, यहाँ पानी में गिर जाता है और जाके ग्रो होने लगता है। चलो, तो इसको क्या कहते हैं बच्चा, ये पेड़ के ऊपर ही ग्रो कर रहा है, इसको बोलते हैं विविपैरिटी। विविपैरिटी मतलब यहीं पे वो प्रॉपर्ली ग्रो हुआ, ग्रो होने के बाद यहीं पे जर्मिनेट हो गया, सब कुछ हो गया, बस यहाँ बाद में गिरता है और ग्रो करने लगता है। विविपैरिटी इनके अंदर पाई जाती है, इनके अंदर ब्लाइंड रूट्स पाई जाती है, इनके अंदर स्टिल्ट रूट्स इनको मिलती है बच्चा। तो ये सारी इनकी खूबियां है, समझ में आ रहा है आपको? ये प्रॉपर मैंने आपको, इन्होंने कैसे अपना अनुकूलन किया हुआ है कोस्टल एरिया पे, ये समझाने की मैंने कोशिश की। बताओ, इस फील्ड में अन्य वेजिटेशन नहीं होती है क्या? होती है बच्चा, मेजर लेकिन यही है। अब टीथ आने में क्यों टाइम लगता है ना भाई, डॉक्टर से पूछना। बायोलॉजी भी सारी मेरे से पढ़ोगे क्या, है ना? लवणीय और अस्थायी लवणीय वेटलैंड क्या होता है, समझ में नहीं आया? हिंदी में लिखो बच्चा। सर यहाँ सारे जीव इसलिए है कि यहाँ मानव नहीं रहते, कोस्टल एरिया पे बच्चा ह्यूमन बींग्स भी रहती है, यहाँ खाने पीने की चीज नहीं मिलती, कैसा मिलता है? चलिए, सर आपने तो कहा है कि रूट्स ऊपर की ओर होती है, तो ऊपर कैसे ग्रो करता है? ये बच्चा, ये तने से निकलने वाली रूट्स है ये बच्चा, ये जो रूट्स है ना, एक्स्ट्रा रूट्स है जो आपके तने से निकल रही है, तने से निकलने वाली रूट्स है, उनको स्टिल्ट रूट्स कहा हमने। ओके, तो ये पूरी कहानी हो गई हमारी मैंग्रोव्स के बारे में। तो मैंग्रोव्स के बारे में मैंने बताया, ये
सैलिनिटी को सर्वाइव कर सकते हैं बच्चा, ये सब ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। मैंग्रोव्स के बारे में क्या है, सैलिनिटी को सर्वाइव कर सकते हैं, ये अवायवीय दशा में ग्रो कर सकते हैं, खारे जल में ये ग्रो कर सकते हैं, इनको कोस्टल वुडलैंड बोला जाता है, इसके साथ साथ वॉकिंग फॉरेस्ट टू द सी बोला जाता है, ओशियनिक रेन फॉरेस्ट इन्हें बोला जाता है, ठीक है, सी रूट्स इनको नाम दिया गया है। तो ये सारी खूबियां किसकी है, ये सब की सब खूबियां है मैंग्रोव्स की। अब यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमें समझना पड़ेगा बच्चा इस तरह के टॉपिक में क्वेश्चन कैसे आते हैं, यूपीएससी के हिसाब से हम कैसे पढ़े, मतलब इसी पे अगर यूपीएससी को क्वेश्चन पूछना होगा, यूपीएससी कैसा क्वेश्चन बनाएगा, मतलब आपको किस अप्रोच से देखने हैं इस तरह के टॉपिक। क्वेश्चन का स्टाइल क्या होगा, दो तीन स्टाइल होगा। पहला स्टाइल में वो पूछेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, ये दुनिया में कहां कहां मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहां पूछेगा, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा, उसके बाद इंडिया में पूछ लेगा, तो वर्ल्ड में पूछ लेगा दुनिया में कहां कहां मिलते हैं, इंडिया में कहां कहां मिलते हैं, इंडिया के रेफरेंस में फिर ये पूछेगा क्योंकि ये तटीय क्षेत्र में मिलते हैं, तो इंडिया का फिर वो आपको स्टेटमेंट बना के देगा कि भारत के केवल पूर्वी तटों पर मिलते हैं, पश्चिमी तटों पर नहीं मिलते। तो हमने देख लिया कि नहीं भाई, पूर्वी और पश्चिमी तटों दोनों पर ये मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछ सकता है अगर इंडिया की बात करेंगे तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, स्टेट के बारे में पूछ लेंगे, ओके। दूसरा पूछ लेंगे भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वेजिटेशन कौन सा है, किस राज्य में है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का। दिमाग में फिक्स करके चलेंगे बच्चा कि किन चीजों को हमें ज्यादा फोकस देना है, ओके। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है इसकी, किन दशाओं में उग रहा है। तो अपने को पता चल गया कि ये उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और विषुवत रेखीय क्षेत्र में ही मिल रहा है। इन क्षेत्रों में आपको टेम्परेचर का पता ही है, टेम्परेचर कितना होगा बच्चा, 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होगा, ओके। उसके बाद लवणीय जलों में उगेंगे, लवणीय जल में उगते हैं ये, कंडीशंस होगी। फिर इनकी फीचर्स क्या है, इस पर्टिकुलर वेजिटेशन का फीचर क्या है, फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो विशेषताओं में जैसे हम क्या देख रहे हैं बच्चा, लवणीय जल में अनुकूलित है, लवणीय जल में अनुकूलित है, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है बताओ, दूसरी विशेषता क्या है, इसमें ब्लाइंड रूट्स है बच्चा, अंधी जड़ें हैं, अंधी जड़ों को न्यूमेटाफोर्स बोलते हैं, अंधी जड़ें, ब्लाइंड रूट्स मिलती है इसके अंदर। उसके साथ बच्चा यहाँ पे क्या है, स्टिल्ट रूट्स है, स्टिल्ट रूट मतलब ऐसे कुछ जड़ें कहाँ से निकल रही है, तने से निकलने वाली जड़ें, वो भी है इनके पास, इसलिए दी गई है एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए इनको, है ना, कोस्टल एरिया पे। उसके बाद हमने क्या देखा था इसके अंदर, वीवी है इसके अंदर, वीवी है, यानी कि सीड्स पौधे के ऊपर ही जर्मिनेट होगा, वहीं तैयार होगा, वहां से तैयार होने के बाद सीधा गिरेगा। उसके बाद ये आपसे कुछ नाम पूछ सकता है, एग्जांपल बताओ, दो तीन ट्रीज के नाम बता दो, ऐसे कोई दो तीन ट्रीज, ठीक है। तो इसके जो टोटल फीचर्स है अपने को फीचर्स पता होना चाहिए। उसके बाद चौथा, इससे हमें क्या क्या सर्विसेज देता है, ये हमें सर्विसेज दे रहा है, क्या क्या हमें सेवाएं दे रहा है, सेवाएं, ओके। या यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ की क्या बायोडाइवर्सिटी है, कैसे कैसे जीव जंतु मिलते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब कैसे कैसे जीव जंतु यहाँ पे मिलते हैं, जैव विविधता कैसी है इस क्षेत्र की, ओके। और जैव विविधता के साथ यहाँ की जो प्रमुख मेजर वनस्पति और मेजर यहाँ के जंतु कौन से हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या है, समस्याएं क्या है इनको लेके, समस्याएं समस्याएं क्या हो रही है इनको लेके, आप बता दो कि इन मैंग्रोव्स को क्या दिक्कत है, आज के टाइम में किस प्रकार का इनको थ्रेट है, उस पर अपन बात करेंगे। और लास्ट में क्या है, हमारे सॉल्यूशंस क्या क्या है, समाधान क्या है, समाधान क्या है। समाधान में फिर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया क्या कर रहा है इनके लिए, ठीक है। कोई स्कीम्स वगैरह चल रही है, ठीक है, या कोई इनको लेके कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, इस तरह से। तो अगर आपने टॉपिक इस तरीके से देख लिए, समझ रहे हो, अगर आप इतने तरीके से किसी टॉपिक को देख पा रहे हो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के किसी भी टॉपिक को, तो इससे बाहर नहीं जाएगा भाई क्वेश्चन। आपको इतने डोमेन में सोचना है। अगर आप सोचो कि हम केवल उसके डिस्ट्रीब्यूशन को और क्लाइमेटिक कंडीशंस को दिमाग में रखेंगे और हमारा काम बन जाएगा, हो सकता है वो वहां की बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछ ले, वो मैंग्रोव्स को लेके क्या मेजर इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उस पे क्वेश्चन पूछ ले। तो जब भी आपको पढ़ना है पर्यावरणीय मुद्दों को इसी तरीके से पढ़ेंगे। ये हमारा होलिस्टिक अप्रोच है बच्चा एनवायरमेंट की इश्यूज को टैकल करने। हाँ, इससे क्वेश्चन आते हैं बच्चा, और जितने भी आज तक क्वेश्चन आए जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से क्वेश्चन आए हैं, इस तरीके से बाहर कोई मुद्दा बचता ही नहीं है बच्चा इनके लिए। पता है इस एग्जाम का सबसे बड़ा लर्निंग, अगर आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना सर क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारी पढ़ाई करने का एग्जैक्ट तरीका कैसा हो। यूपीएससी में ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा ये है, ये इतना मैटर नहीं करता कि हमने कितना पढ़ा, क्या मेरे पास कंटेंट है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये मुद्दा है कि उस कंटेंट को क्या हमने एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपेयर किया है या नहीं। और जो बच्चा इस कला को सीख गया, जो बच्चा इस स्ट्रेटजी को सीख गया और पीवाईक्यूज को देखता जा रहा है, मतलब ही नहीं होता कि कोई उसको सिलेक्ट होने से रोक ले। बस डिसिप्लिन के साथ लगे रहना, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना, प्रैक्टिस में रहना और पढ़ाई में ब्रेक मत आने देना, फिर देख लेना रिजल्ट आपका है। बताओ बोलिए। आप इंग्लिश मीडियम वाले का नोट्स देखना और हिंदी मीडियम वाले का नोट्स देखना, उसका हर टॉपिक पे वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स वैसे ही मेंटेन कर। और वो जब किसी भी मुद्दे को पढ़ रहा है बच्चा, सिलेक्टेड बच्चा, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, जो भी सिलेक्टेड बंदा है ना बच्चा, उसका अप्रोच यही है, वो कुछ भी पढ़ता है ना उसको पहले ही पता है कि ये किधर जाना है, ये मैं उसमें डाल दूंगा, ये उसका टॉपिक है उस डायमेंशन में डालूंगा, ये बात उस टॉपिक का ये डायमेंशन है, ये उस टॉपिक का ये डायमेंशन।
सर बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे पहचान सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी का बच्चा भी टॉपिक आने दो, है ना, बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक आने दो, मैं आपको प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी को कितने तरीके से मेजर किया जाता है, सब आएगा ना, काहे टेंशन ले रहे हो? अब एक ही क्लास में तो सब कुछ नहीं करा सकता। सर फिर एक मिठाई का डब्बा आपका है, मुझे मिठाई पसंद, आई डोंट लाइक स्वीट्स, तो मिठाई तो गया, कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। चलिए देखना शुरू करें, देखते हैं अब इसका, है ना। मैंग्रोव केवल भूमध्य रेखा, उष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध। ठीक है, उसके बाद कहते हैं शून्य से नीचे के तापमान को सहन नहीं कर सकते, ठंडे तापमान में सर्वाइव नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है? इंडोनेशिया। दिखाया था डायग्राम, याद है क्या बच्चा? क्या लिखेंगे, लिखने वाले क्या लिख देंगे नया, बताओ, ये वाला डायग्राम याद नहीं है? यहाँ बताया नहीं था मैंने, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है मैंग्रोव्स का, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र। ठीक है, ये अप्रोच सभी टॉपिक में अपना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल अपनाना है बच्चा, किसी दिन टाइम लगेगा, मैं आपको शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगा मेरे टाइम के बनाए हुए, और अभी भी जो मैं बहुत सारे बच्चों को देता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने का टास्क, वो भी देखना, आपको थोड़ा समझ में आएगा। चलिए अब हम देख रहे हैं, सुन लो आज के इस पूरे टॉपिक को बच्चा मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो आज आपका एक और डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ। आज जितना भी ये हमारे पास है, ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया कि इस तरीके से हमें पूरा का पूरा टॉपिक इस स्ट्रक्चर में समअप करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत? पूरा टॉपिक इस स्ट्रक्चर में क्लियर हमें करना है। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, बात करें क्लाइमेटिक कंडीशन की, बात करें। आ जाओ दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे बड़ा क्षेत्र इंडोनेशिया में है, कहते हैं दुनिया में लगभग काफी जगह ये खतरे में पहुंच चुका है, लेकिन म्यांमार के अंदर ज्यादा खतरा है। ठीक है, काफी ज्यादा तेज गति से म्यांमार हमारा पड़ोसी देश, वहां पे मैंग्रोव्स का काफी तेजी से खनन हो रहा है। ठीक है, आ जाओ फिर यहाँ पे। तो मैंग्रोव्स के बारे में, उष्ण कटिबंधीय है ना, या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। वृक्ष और झाड़ियां है जो उच्च ज्वार की स्थिति में भी, हाई टाइड समझते हो, जो हाई टाइड की स्थिति में भी पानी के अंदर ग्रो कर सकता है। ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने, एक सिचुएशन होती है निम्न ज्वार की स्थिति, ये निम्न ज्वार होता है बच्चा, ये है उच्च ज्वार, दिस इज उच्च ज्वार। आप यहाँ तट पे खड़े हो, यहाँ आप अपना खड़े हो और देख रहे हो समुद्र की ओर। ठीक है, अभी सी लेवल कहाँ है? अभी सी लेवल यहाँ, ये रहा, दिस इज सी लेवल, अभी पानी यहाँ पे है। आपने देखा कि दिन में किसी दूसरे टाइम पे आप आए, फिर से यहीं बैठे हो, याद कर रहे हो यूपीएससी को। ये यूपीएससी किधर है जरा, तो कितना दम है देखते हैं तुझे। ये देखना सी लेवल पहले कहाँ था बच्चा, सी लेवल जो पहले यहाँ था, सी लेवल 1, अब वो सी लेवल कहाँ चुका है? यहाँ, दिस इज सी लेवल 2, पहले से ऊपर आ गया। इसको, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं, इस वाली सिचुएशन को, इस सिचुएशन को बोलते हैं उच्च ज्वार की स्थिति, उच्च ज्वार की स्थिति। तो यूपीएससी टेक्निकल बनाने के लिए पता है क्या बोल सकता है? यूपीएससी आपको बोलेगा कि जो मैंग्रोव है वो हाई टाइड की पोजीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो कर सकते हैं भाई, ऊपर वाले ने उनको इतना एडेप्टेशन दे दिया, स्टिल्ट रूट उनको दे दी, ब्लाइंड रूट्स उनको दे दी, विविपैरिटी उनको दे दी, तो वो इस कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं और वो इस कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। बोलो हाई टाइड। अब ये एक्चुअल में कैसा दिखता है हाई टाइड और लो टाइड? जो बच्चे कभी समुद्र के तट पर गए होंगे, नहीं गए होंगे तो मैं ले जाता हूं, चलो आ जाओ। ये देखो दिन के समय, सपोज करो ये नॉर्मल कंडीशन है जब लो टाइड की पोजीशन है, सेम कोस्ट है बच्चा, दिन के दो अलग अलग समय पे, है ना, जब लो टाइड की स्थिति है। हाई टाइड लो टाइड, आई होप आप समझते हो हाई टाइड लो टाइड को, समझ रहे हो ना। समुद्र का जल जब ऊपर उठता है, समुद्र का जल जब पीछे की ओर लौटता है, तो जब पीछे लौट रहा है ये वाली पोजीशन है, लो टाइड की पोजीशन है, सेम कोस्ट है, दिस इज लो टाइड, निम्न ज्वार की स्थिति है, ये निम्न ज्वार है ये। फिर देखो दिन के किसी समय में पानी आया वापस से, वही सूरज और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का केंद्रीय बल, टाइड्स कैसे आते हैं आपको पता है वो। ये सेकंड कंडीशन किसकी है? हाई टाइड की है, दिस इज हाई टाइड। वही सेम क्षेत्र, सेम चट्टान ये, सेम चट्टान ये, सेम ये, सेम ये, अब ये पानी में भरा हुआ है, दिस इज उच्च ज्वार, दिस इज कॉल्ड हाई टाइड एंड लो टाइड पोजीशन। समझ में आई? बताओ। बोलो बच्चों, सीरियस हो जाओ उस्तादो थोड़ा सा, है ना। वरना वो कहते हैं ना, जो सीरियस नहीं होगा, अभी आप टाइम को सीरियस नहीं ले रहे, बाद में टाइम आपको सीरियस नहीं लेगा। फिर एक ही बात बोलोगे, जो एक शेर में बोला गया है वो, कागजों की सब स्याही, कागजों की सब स्याही बारिशों के पानी में धुल गई, मैंने जो भी कुछ सोचा था तेरे बारे में सब बेकार था। तो यूपीएससी की तैयारी नॉन सीरियस हो, सिर्फ किताबी पुलाव बना रहे हो, सिर्फ बुकलेट पे ये लिखने से लबासना आई एम कमिंग करने से आप लबासना नहीं पहुंच जाओगे। तो वही हो जाएगा, कागजों की सारी स्याही बारिशों के पानी में धुल गई, मैंने जो कुछ भी सोचा था तेरे बारे में सब बेकार था। ठीक है, और जब ख्वाब टूटता है ना बच्चा, है ना, उसमें आवाज़ नहीं आती, ध्यान रखना। जब कोई भी ख्वाब टूटता है तो वो किसी कांच के टूटने जैसी आवाज़ नहीं आती, आवाज़ नहीं आती, लेकिन दर्द बहुत होता है, दिल में एक फांस की तरह घुसता है, चुभता रहता है हर वक्त। बी सीरियस, ओके। कोई पता नहीं लेगा भाई, है ना। और जो आज एक दूसरे को बोल रहे मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, आईएएस बनने के बाद किसी के पास उतना टाइम नहीं है, सबकी अपनी लाइफ है, देश की आपसे बहुत उम्मीद है, सरकार काम कराएंगे, बोलेंगे यार बड़ा बदल गया है वो दोस्त, पहले कितने गप्पे मारता था, अब तो फोन भी नहीं चकता, नहीं चकेगा, टाइम नहीं है उसके पास। उसको पता चल गया कि मैं तो, मेरा तो सिलेक्शन हो ही गया, उसका नहीं हुआ, कुछ ना कुछ उसमें खोट होगा, वरना तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, सेम क्लास में थे, सेम टीचर पढ़ा रहा था, सब कुछ सेम ही चल रहा था।
तो हाई टाइडल रेंज बोलते हैं बच्चा। अब ये जल जो मैक्सिमम यहां तक आ रहा है और मिनिमम यहां तक जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ज्वारीय परास, इंग्लिश में बोलते हैं टाइडल रेंज। तो ये मैंग्रोव्स क्या है, इस टाइडल रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं ना, जीवित रह सकते हैं, टाइडल रेंज में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, चलो तो देख रहे हो मैंग्रोव्स के बारे में। तो किस टाइप का वेजिटेशन है, अब हमने देखा लगभग सामान्यता सदाबहार टाइप का। ये लो एक लाइन हमारे पास क्या आ गई, सदाबहार टाइप का है। कहां कहां, कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरिया में उगता है। तो अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र, तो तटीय क्षेत्र में डेल्टा होते हैं, डेल्टा में उगेगा। तटीय क्षेत्र में ज्वार नद होते हैं, ज्वार नद में उगेगा। कोस्टल एरिया में ही आपके क्रीक्स होते हैं, क्रीक्स में भी मिल जाएगा। कोस्टल एरिया में आपके बेज होते हैं, बेज में मिल जाएगा। कोस्टल एरिया में आपके द्वीप होते हैं, द्वीप में मिल जाएगा। तो इसमें रटने वाली बात क्या है, अगर आपका ज्योग्राफी क्लियर है तो आपको पता है कोस्टल एरिया पे क्या क्या होता है। कोस्टल एरिया पे नदियां डेल्टा बनाती है, डेल्टा क्षेत्र में मिलेगा। एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख, वहां पे भी मिलेगा। द्वीप बनते हैं, द्वीपों पे भी मिलेगा। खाड़ियां, खाड़ियों में भी मिलेगा। क्रीक्स मिलते हैं, क्रीक्स में भी डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हो। फिर कहता है सबसे ज्यादा लेकिन आइडियल कंडीशन कहां है, सबसे ज्यादा आइडियल कंडीशन वहां है जब नदियां अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लाके जमा कर रही है। चल लेके आ रही है, डिपॉजिट कर दिया, सॉइल मिल गई, आराम से ग्रो कर जाएगा वो। ठीक है, चलो रिवीजन करो भाई, ज्योग्राफी के बिना अधूरी है ये ना। फिर इसने कहा हाई इनको सोलर रेडिएशन की जरूरत है, फोटोसिंथेसिस इनको करना है। तो याद है यूफोटिक जोन, डिसफोटिक जोन, तो कोस्टल एरिया के प्रोड्यूसर्स है मैंग्रोव्स। तो प्रोड्यूसर्स है तो इनको बताओ कम सनलाइट चाहिएगा, ज्यादा चाहिएगा, ऑब्वियसली ज्यादा चाहिएगा। अब ऊपर वाले ने इनको क्या दे रखा है बच्चा, जो खारा जल है उस खारे जल से ये स्वच्छ जल निकाल लेते हैं, इनके पास नेचुरल फिल्टर है। जो सॉल्ट वाटर है ना, उस सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर को यूज कर लेते हैं और जो सॉल्ट है उसको बाहर निकाल देते हैं। ये इनको खूबी देके भेजी है। फिर हमने क्या बात की थी, इनके पास अंधी जड़ें हैं। अंधी जड़ें क्यों है, क्योंकि अगर वायु नहीं भी है तब भी ये क्या कर सकते हैं, वो रूट्स कुछ बाहर निकल जाती है। मैंने बोला था अगर आपसे यूपीएससी एग्जांपल पूछ ले तो एक ऐसी प्रजाति है एविसिनिया, इसका नाम याद रख लेना। यहाँ के कोस्टल एरिया में अगर मैंग्रोव की पत्ती पतली होगी, है ना, कमजोर होगी, तो जल्दी खराब हो जाएगी। दैट्स वाई उस हाई सैलिनिटी को, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए यहाँ की जो पत्तियां है वो थोड़ा मोटी होती है। तो यहाँ पे क्या है, पत्तियां मोटी प्रकार की होती है और उनके अंदर क्या खास खूबी होती है कि वो लवण को बाहर निकाल देती है। समझिए, लवण, समुद्री जल के अंदर सॉल्ट घुला हुआ है, तो पानी भी है, तो पानी इन्होंने रख लिया और सॉल्ट को बाहर निकाल दिया। ये खूबी यहाँ की वेजिटेशन के अंदर है। बताइए, सेट हो रहा है दिमाग में सब कुछ भाई। ये सारी चीजें हमें ऐसे डालनी है। अब समझो बच्चा, ये जो हमने अभी मॉडल बनाया था ना, ये वाला मॉडल, ये वाला जो मॉडल बनाया था, इस मॉडल में लेके चलना है। वितरण क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, फीचर्स क्या है। अब हम फीचर्स पे चल रहे हैं। लवणीय जल में अनुकूलित है, अंधी जड़े है, स्टिल्ट रूट्स है, विविपैरिटीज है, एविसिनिया हमें एग्जांपल मिल गया। तो हमारा नोट्स मेकिंग इस डायरेक्शन में चल रहा है। आइडियली हमें कैसे नोट्स को तैयार करना है, हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और सब टॉपिक में हमें ऐसे ही करना है बच्चा। ज्वार नदमुख पढ़ेंगे, अभी एस्चुरीज पढ़ेंगे, एस्चुरीज में भी हमें सेम करना है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलता हूं लेके। ब्लाइंड रूट्स हो गए हमारे पास, तो ये ब्लाइंड रूट्स देख ली बच्चा हमने। तो अंधी जड़ों को मैंने क्या बोला था, टेक्निकल नाम क्या है, न्यू मेटाफोर्स के नाम से बोला जाता है। ब्लाइंड रूट्स को किस नाम से जानते हैं, न्यू मेटाफोर्स। ब्लाइंड रूट्स है बच्चा, ये ब्लाइंड रूट्स है। फिर ये देख लो, रूट्स बाहर निकली और कुछ रूट्स इनके तने से भी निकलती है, जिनको हमने स्टिल्ट रूट बोला। देख लो ये किस तरह से बाहर निकली है, पानी से बाहर निकल गई आपकी कुछ रूट्स। लो ये निकल गई बाहर, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गई, एटमॉस्फेयर से इनको जो जो चाहिए कर लेंगे अपना काम। ठीक है, इनके अंदर बच्चा ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स होती है, अपनी ग्लैंड से निकालते रहते हैं। फिर इनके अंदर क्या बच्चा, प्रजनन के लिए विविपैरिटी पाई जाती है। विविपैरिटी मैंने यहाँ समझा दिया। विविपैरिटी बेसिकली रिप्रोडक्शन का वो पैटर्न है जिसमें शिशु माता के शरीर के अंदर ही विकसित होकर आता है। तो मोस्टली जितने भी स्तनधारी होते हैं, मोस्टली जितने भी स्तनधारी होते हैं, बच्चा माँ के गर्भ में ही मेच्योर होकर बाहर निकलता है। ठीक है, माँ के गर्भ से मेच्योर होकर बाहर निकलता है। माँ के गर्भ से बाहर आईएएस बनकर नहीं निकलता। समझो, बहुत सारी चीजें तो इस दुनिया में आके सीखेगा वो, और बहुत सारी चीजें माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद ही उसके अंदर ग्रो होगी। लेकिन आइडियली एक जैसा जीव के रूप में आता है वो माँ के अंदर से तैयार होकर आता है। तो सेम इनके अंदर भी क्या पाई जाती है, विविपैरिटी। तो बीजों का क्या होता है बच्चा, पेड़ के ऊपर ही अंकुरित हो जाते हैं। तो इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि उस सॉल्ट वाटर के अंदर वो बेचारा सर्वाइव कैसे करेगा बीज। ठीक है, तो लवणीयता से उसके जर्मिनेशन में प्रॉब्लम ना आ जाए, उसके अंकुरण में प्रॉब्लम ना आए, तो ये विविपैरिटी है। ये विविपैरिटी देखो बच्चा, ये पेड़ है, ये पेड़ है, इसी के ऊपर यही तैयार हो रहा है। ठीक है, सीड्स जर्मिनेट ऑन ट्री। सीड क्या है, पेड़ के ऊपर ही उसका अंकुरण हो रहा है और यहीं से वो फिर किसमें गिर जाता है, वाटर में, और फिर फर्दर उसकी ग्रोथ लवणीय जल में हो जाती है। सभी सब्जेक्ट में सेम अप्रोच लगानी है। हाँ, सेम अप्रोच लगानी है बच्चा, लगाओ जहां जहां लग सकती है। सेम अप्रोच इकोनॉमी में लगती है, सेम अप्रोच पॉलिटी में भी लग जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेम अप्रोच से होगा, सोसाइटी सेम अप्रोच से होगा, हिस्ट्री भी हो जाएगा समहाउ। बताना बच्चा, यहां तक किसी को कोई समस्या, बोलिए, बताओ जरा क्या समस्याएं है आप लोगों को। यहां तक कमेंट देख रहा हूं मैं आप लोगों के, समस्या हो तो बताओ बच्चा। नहीं है, ठीक है, आगे दिखाओ। आज देखो फिर आगे क्या है, टिल्ट रूट मिलती है बच्चा, तनों से निकलने वाली कुछ रूट्स है ये। क्यों है ये, क्योंकि आप ये देखो, अगर यहाँ कोस्टल एरिया में बच्चा मैं कहूँ बहुत तेजी से चक्रवात आ रहे हैं, तेजी से यहाँ पे विंड वेलोसिटी है, तो ये जो रूट्स है, जो एक्स्ट्रा रूट्स आई है, जो ये एक्स्ट्रा रूट्स आई है, ये एक्स्ट्रा रूट्स क्यों आई है बच्चा, देखो इन एक्स्ट्रा रूट्स को देखो, क्यों ऊपर वाले ने इनको दी है, ये देख लो क्यों दी है इनको एक्स्ट्रा रूट्स, देखो देखो
ताकि कोस्टल एरिया में अगर कुछ भी, ये वैसे ही गाद वाली मिट्टी है यहाँ पे, तो इनको स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, टेंड कर पाते हैं अच्छे से यहाँ पे। देख लो, आ रहा है समझ में? बराबर। तो इतनी सारी इमेजेस दिखा रहा हूं ना, एग्जाम में कुछ भी होगा आपको याद आएगी, आंख बंद करोगे, हाँ सर ने इमेज दिखाई थी भाई, सिर्फ लिखा हुआ नहीं था, हर चीज का। सर चट्टान के ऊपर वनस्पति कैसे आती है? चट्टान के ऊपर वनस्पति कैसे आती है? क्यों? बायोलॉजिकल वेदरिंग नहीं पढ़ा आपने? चट्टानों का जैविक अपक्षय, और उस जैविक अपक्षय में, ये आपने टॉपिक तो पढ़ाई होगा ना ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर एक टॉपिक आता है चट्टानों का जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती कैसी है, कैसे पेड़ चट्टान के अंदर जाता है, कैसे उगता है, तो उधर सब सब है बच्चा। फिर मैंग्रोव इंडिया में, मैंने बोला था इंडिया में देखेंगे, इंडिया में देखो दोनों कोस्ट पे पाया जाता है बच्चा, ये देख लो, इंडिया में भारत के पूर्वी तट पे भी है, भारत के पश्चिमी तट पे, दोनों कोस्ट पे है इंडिया के मैंग्रोव, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बोथ कोस्ट आपके मैंग्रोव रखते हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ा मैंग्रोव इंडिया में कौन सा है? सुंदरवन है बच्चा, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में देश का सबसे बड़ा मैंग्रोव है। अब यहाँ पे बच्चा हमने जो मैंने बोला था ना, कुछ प्रजातियों के नाम पता होना चाहिए, सारे नाम मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है? राइजोफोरा याद रख लेना, ठीक है? हेरिटेरा नाम याद रख लेना, एविसीनिया मैंने आपको बता दिया, एटलीस्ट 2-3 के तो नाम याद रख लो, राइजोफोरा का नाम याद रख लो, एविसेना का नाम याद रख लो, हेरिटियरा का नाम याद रख लो, 1 2 3, ये 3 नाम हम याद रख लेंगे। और वो गाना आया हुआ ना, समझी ना सेनोरिटा, ठीक है? ये सेनोरिटा नहीं तो 3 दोस्तों की मूवी होती है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसके अंदर गाना है ना सेनोरिटा, ये वही, ये वो वाली सेनोरिटा है या नहीं, आई डोंट नो, नाम सोनेरिटा, सोनेरिटा है। 1 2 3 4 4 नाम याद रख लेंगे, मेरे साथ याद रख लो। सेनोरिटा कितना आसानी से याद हो गया, राइजोफोरा बहुत आसानी से याद हो गया, और तीसरा एविसीनिया याद हो गया, चौथा याद हो जाए तो अच्छा है, हेरिटियरा नाम याद रख लें। ठीक है, तो एविसीनिया हो गया, हेरिटियरा हो गया, राइजोफोरा हो गया, सेनोरिटा हो गया बच्चा, ठीक। ओके, और जीव जंतु में क्या मिल रहा है? रॉयल बंगाल टाइगर, समझ गए? रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, और उसके साथ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है, मगरमच्छ है, बंगाली टाइगर, नाम तो सुना होगा। ठीक है, अरे वो सेनोरिटा होता है तो कोई बात नहीं भाई, ऐसे क्या पीछे पड़ गए आप मेरे। दूसरा, मैंने किसी को बोला ही नहीं सेनोरिटा आज तक, तो मुझे कैसे पता? मुझे तो गाना सुना तो मैंने बोल दिया। सेकंड, ओडिशा के भीतर के अंदर है जो भितरकनिका, आप जानते हो इंडिया का सेकंड मैंग्रोव है ना, दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव ये है भितरकनिका, और पहले वाला हमारा सुंदरवन हो गया, ठीक है? उसके बाद रोल मैंने बताया था, क्या रोल है इनका? बिल्कुल वैसे ही चल रहे रोल। देखो बच्चा, आपको दिक्कत ना हो, आपको दिक्कत ना हो, बच्चा बोल रहा था ना, कौन था, मैं तो नाम भी भूल गया सर, वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स नहीं है, वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स नहीं है भाई साहब, वेल स्ट्रक्चर्ड, और कहां से लाएंगे इससे अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड? वर्ल्ड देख लिया, इंडिया देख लिया, स्टेट देख लिया, क्लाइमेटिक कंडीशंस देख ली, टीचर्स देख लिया, ओके, बायोडाइवर्सिटी की बात कर ली हमने, भारत के अंदर सबसे बड़ी बात कर ली, सबसे छोटा है ना। उसके साथ साथ अब हम बात कर रहे हैं सर्विसेज क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, अब इसको देख लेते हैं, आ जाओ। सिग्निफिकेंस देख लो, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या दे रहे हैं ये, रोल क्या है इसका, देख लो। कोस्टल एरिया पे है, अवसादों को बनाए रखने में, समुद्र तक नहीं जाने देते, नदी अपने अवसाद लेके आ रही है तो वही रोक लेंगे, कहां जा रहे हो, इधर ही रुक जाओ। तो सेडिमेंट का डिपोजिशन, इससे कोस्टल एरिया स्टेबल होते हैं। एक तटीय क्षेत्र था, तटीय क्षेत्र पे सेडिमेंट को बना के रखते हैं, अगर सी वेव आ रही है, ठीक है, समुद्र की तरंगे आ रही है, तो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र के कटान को रोकने में मदद करते हैं। चलो, दूसरा, कहते हैं मॉनसून की जब अवधि आती है तो टाइडल एक्टिविटी तो क्या चंद्रमा और सूरज की गुरुत्वाकर्षण बल से, लेकिन जो समुद्री वेव्स है काफी स्ट्रांग हो जाती है, तो ये क्या है, तटवर्ती क्षेत्र को क्या करते हैं उस टाइम पे स्टेबल बना के रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मृदा अपरदन को रोकते हैं, कभी अगर हरिकेन आ जाए, सुनामी आ जाए, चक्रवात आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो तटीय क्षेत्र को बचाते हैं, कोस्टल कम्युनिटीज को बचाते हैं, पोषण चक्र को, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको बनाए रखने में हेल्प कर रहे हैं। और क्या है, विनाशकारी जलवायु के जो तत्व है, सी लेवल राइज है, या और भी किसी भी तरह की एक्टिविटी हो रही है उससे बचा के रखते हैं। बहुत सारे पक्षियों को, वन्य जीवों को ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये इनका रोल है। और क्या रोल चाहिए, इनसे ईंधन मिलती है, लकड़ी मिलती है, औषधि मिलती है, खाने योग्य बहुत सारे पौधे यहाँ पे मिलते हैं, और कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों को रोजगार भी मिलता है भाई, फिशिंग अगर लोग कर रहे हैं, फिशिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं, मत्स्यन कर रहे हैं, नौकायन कर रहे हैं, टूरिज्म हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारे तरीके से यहाँ की कम्युनिटीज, यहाँ से बहुत सारे आपको मेडिसिन के प्लांट्स है जो मेडिसिनल वैल्यूज रखते हैं, तो कोस्टल कम्युनिटीज उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइवलीहुड में वो एंगेज है यहाँ पे, तो लोगों को रोजगार भी दे रहा है। और क्या चाहिए आपको इनसे, ठीक है? खतरा क्या है, खतरा क्या हो सकता है बच्चा, क्या खतरा हो सकता है? कोस्टल एरिया पे आपने कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी करना शुरू कर दी, देखो खतरे में क्या होगा, इंसान क्या कर सकता है, इंसान के हाथ में क्या है बच्चा, देखो मैं बताता हूँ इंसान क्या कर सकता है, थ्रेट्स क्या होंगे, इसको थ्रेट्स क्या होंगे, थ्रेट्स क्या हो सकते हैं कोस्टल एरिया पे? भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बताओ, कोस्टल एरिया पे क्या होंगे? हमने यहाँ पे टूरिज्म को बहुत ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दे दिया, टूरिज्म को बढ़ावा देने के चक्कर में बहुत सारे लोग आएंगे, तो यहाँ हम विकासात्मक कार्य करना शुरू कर दिए, विकासात्मक कार्य। अब विकासात्मक कार्य करेंगे तो इसके लिए हमें भूमि उपयोगों को बदलना होगा, भूमि उपयोगों को बदलेंगे, लैंड यूज पैटर्न, क्या वो पहले जो नेचुरल वेजिटेशन के लिए क्या था, अब वो आपने टूरिज्म के लिए या इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए आपने उसका इस्तेमाल कर दिया, पहला बड़ा इंपॉर्टेंट कारण। दूसरा बच्चा, तटवर्ती क्षेत्रों में हमारे बहुत सारे बंदरगाह है क्या, बंदरगाह, बंदरगाहों का विकास करेंगे तो जमीन चाहिएगी, जमीन करने के लिए क्या करेंगे, अगेन
बंदरगाह जो विकास हो रहे हैं वो इनके लिए ठीक नहीं है। तीसरा, हमें इन दिनों पता चल गया कि समुद्र के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, समझ गए ना, महाद्वीपीय मग्न तट, ये अगर आपका समुद्र है, दिस इज योर सी। आई होप कि आपको पता होगा ये सब चीजें। ये वाला जो सबसे पहले वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। ये फिर सेकंड वाला क्या होता है, मग्न ढाल। तीसरा क्या है, उभार। और फिर होता है गहन सागरीय मैदान, गहन सागरीय मैदान। तो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बहुत सारे क्या है बच्चा, मिनरल्स है, बहुत सारे खनिज है। तो हमें जैसे ही पता चला कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बिल्कुल कोस्टल एरिया से सटा हुआ है, तो वहां पे आपने क्या करना शुरू कर दिया, खनन की गतिविधियां करनी शुरू कर दी। खनन, माइनिंग, कोस्टल माइनिंग जिसको आप बोलते हो, खनन की गतिविधियां हो रही है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे आपके समुद्री जहाज है, जो जहाज है वो कोस्टल एरिया पे, जहाजों में मोस्टली सपोज करो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, समुद्र के जरिए टैंकरों से आता है वो। अगर जहाजों से आपका ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल स्पिल मतलब तेल का रिसाव हो गया, तो तेल रिसाव होने से क्या होता है, तेल का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होता है, तेल का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, तो बिल्कुल ऊपर वाटर के ऊपर लेयर बना देगा तेल। और वो या तो उसको हटाओ टेक्नोलॉजी से, या वो नेचुरली जब तक डिग्रेड नहीं होगा तब तक क्या होगा, जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट प्रॉपर नहीं जा पाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, मरना शुरू कर देंगे। बहुत सारे जीव जो वहां रह रहे थे उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कोस्टल एरिया पे हमने जल कृषि करना शुरू कर दी, और खेती भी होती है सपोज करो। और अगर हम कृषि में, कोई भी कृषि हो, कृषि में अत्यधिक कीटनाशक प्लस रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी क्या होगा, यहाँ की इस वेजिटेशन को नुकसान। बताइए, क्लियर है नहीं है बच्चों? उसके बाद हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मन, वैश्विक उष्मन। वैश्विक उष्मन होने से क्या बताया था आपको, याद होगा मैंने बोला टीटीआर, टीटीआर टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज, टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज क्या होती है, समुद्री जीवों की ज्यादा होती है कम होती है, कौन बच्चा बताएगा, समुद्री जीवों की या जलीय जीवों की, जलीय जीवों की टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज क्या होती है, अधिक होती है या कम होती है, तो बोलिए। कम होती है, हो गया बच्चा, ये इनको थ्रेट्स है, ये इनको मेजर थ्रेट्स है, ये सब लिखे हुए हैं देखो। चलो, कोस्टल एरिया में हम क्या कर रहे हैं, कृषि आवश्यकताओं के लिए ईंधन चारा खनन कर रहे हैं, ऑयल स्पिल हो रहा है, एक्वाकल्चर हो रहा है, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्री के यूज में हम मैंग्रोव्स का विनाश कर रहे हैं, कॉमन है। हर साल यूपीएससी कोस्टल एरिया पे एक क्वेश्चन है बच्चा, कोस्टल एरिया पे हर साल एक क्वेश्चन है, लास्ट मेंस का बोल रहा हूं मैं। कोस्टल जो इकोसिस्टम है ना बच्चा, इस पे हर साल एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट ईयर, एवरी ईयर क्वेश्चन है, एवरी ईयर क्वेश्चन। तो अगर हमें कोस्टल इकोसिस्टम पता चल गया कैसा होता है, कितना सेंसिटिव होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो जब हमें समस्या पता चल गया, मतलब समस्या का कंसेप्ट पता चल गया, उससे जुड़े हुए हमें थ्रेट्स भी पता चल जाएंगे बच्चा। और क्वेश्चन को और उसको आंसर को लिखना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास इनफेक्ट 4 पॉइंट एक्स्ट्रा है, आपको दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, आपको बताया कोस्टल एरिया पे हो क्या रहा है, क्या समस्या है। एक बच्चा कह रहा है सर जी ये प्लेट में क्या रखा है, ये चलो कौन बच्चा बताएगा, नॉटी बच्चों बताओ क्या है, क्या है ये, कौन बताएगा मुझे ये, चलो क्या होता है ये, व्हाट इज दिस। बच्चों की नजर देखो, खाने पीने का सामान मिला नहीं, और नजर उनकी देखो, क्या है ये बताओ जरा। लॉबस्टर, मछली, समुद्री जीव है कोई, हाँ झींगे बोलते हैं बच्चों, कोई नहीं, कोई बोलते हैं झींगे, प्रॉन्स जिनको आप बोलते हो, प्रॉन्स है ये जिनको आप झींगे बोलते हो, झींगे है बच्चा, झींगे, झींगे। तो ये कई कैटेगरी होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, जो बड़े होते हैं उनको टाइगर प्रॉन बोलते हैं, जो बड़े वाले साइज के होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टाइगर प्रॉन्स। वो बड़े वाले साइज के होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। ठीक है, हाँ तो बहुत सारे लोग ना झींगे खाते हैं, तो वो झींगे आपके घरों में जो झिंगुर नहीं होते उनको नहीं खाते, झिंगुर होते हैं ना, आवाज निकालते हैं अजीब सी रात को, वो वाले झींगे नहीं खाए जाते, ये वाले झींगे खाए जाते हैं। इसको खाया जाता है, हाँ खाया जाता है बच्चा। ठीक है, इसको खाया जाता है। ठीक है, बोलो। प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, बच्चा कह रहा है सर जी आपने ब्लैक और रेड मैंग्रोव्स तो बताए नहीं, राइजोफोरा क्या है बच्चा, व्हाट इज राइजोफोरा, प्रजाति ही तो है बच्चा, और क्या कर रहे हो।
अभी बताए थे ना मैंने आपको, कहाँ गया? प्रजातियां है बच्चा, प्रजातियां, और कुछ नहीं है। ये रहा, प्रजातियां है ये, अलग अलग प्रजातियां है। जो रेड मैंग्रोव्स है वो राइजोफोरा है, दिस इज राइजोफोरा, ये नाम है बच्चा। ओके, एविसीनिया है, ये ब्लैक मैंग्रोव्स, ये रेड मैंग्रोव्स, ठीक है। वो इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। सर इनमें से ब्लड क्यों नहीं होता है ना भाई, बायोलॉजी नहीं पढ़ा था मैं, है ना। आई एम नॉट अ बायोलॉजी टीचर। इनमें खून क्यों नहीं है, अब मुझे इतना नहीं पता भाई, खून क्यों नहीं है इसके अंदर। तो सब इनको मारने से खून नहीं निकलता तो हम ये सोच ले कि इनको मार के खाया जा सकता है, ठीक है। स्लाइड स्मॉल कर दी। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट। जैसे हम सॉल्यूशंस में क्या कर रहे हैं, दो बड़े हमारे इंटरनेशनल लेवल पे बच्चा इनिशिएटिव्स है। Sorry। पहला है हमारा सॉल्यूशंस के अंदर ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है, ये ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है बच्चा ये, ठीक है। तो इस अलायंस का मतलब संगठन है। कौन कौन है? दुनिया भर के बहुत सारे तकनीकी विशेषज्ञ है, नीति निर्माता है, एनजीओ का एक संगठन है। काम क्या करते हैं? मैंग्रोव्स को बचाने का और इनकी रीग्रोथ के लिए। टारगेट क्या है इसका? इसका टारगेट क्या है? साल 2030 तक, अभी जो 2030 आ रहा है, हमें 20% तक मैंग्रोव कवर को बढ़ाना है। तो पहला होगा ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस। तो बेसिकली क्या है? एनजीओज है, बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, पॉलिसी मेकर्स इसके अंदर शामिल है। 2030 तक हमें 20% तक का इनका कवरेज को बढ़ाना है। चल नेक्स्ट चलते हैं। एक और, माई मैंग्रोव माई लाइवलीहुड, मेरा मैंग्रोव और मेरी आजीविका, ये एक और इनिशिएटिव है। बेसिकली ये है ना, यूनेस्को का है, द इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव एंड इकोसिस्टम के लिए यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा 2015 में इसको अपनाया गया था। उद्देश्य क्या है मैंग्रोव को लेके? इसको अपने बनाया माई मैंग्रोव माई लाइवलीहुड के नाम से। हर साल हमने बोला कि 26 जुलाई को मैंग्रोव डे बनाएंगे। उद्देश्य क्या है? जागरूकता बढ़ाना, एक अद्वितीय विशेष और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है ये, और ये दुनिया को पता होना चाहिए। तो माई मैंग्रोव माई लाइवलीहुड, यानी कि क्या है, मैंग्रोव से क्या है, लोगों की आजीविकाएं भी जुड़ी हुई है। और वर्ल्ड मैंग्रोव डे कब मनाया जा रहा है? 26 जुलाई के दिन मनाया जा रहा है। किसने शुरू किया? यूनेस्को ने। कब से शुरू किया? साल 2015 से, ठीक है। बोलिए, कोई तकलीफ यहां पे आपको? जल्दी से बताओ बच्चा। बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई समस्या? बोलो। तो क्या अब इस फॉर्मेट में आप डाल लोगे सारे को? अब बताओ, अगर मैं कहूं आपको इस फॉर्मेट में डालना है, इस वाले फॉर्मेट में, देखो इसको 2 मिनट। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वर्ल्ड इंडिया डन, क्लाइमेटिक कंडीशन डन, फीचर्स डन, भारत में सबसे बड़ा सबसे छोटा, भारत का पूर्वी तट पश्चिमी तट डन, सर्विसेज क्या मिल रही है डन, बायोडाइवर्सिटी डन, मेजर वनस्पति जंतु डन, समस्याएं डन, समाधान अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। अगर आपको कभी भी करंट अफेयर में कोई स्कीम मिल जाए, जैसे जब हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट करेंगे, हम ISFR करेंगे, कराऊंगा वो भी मैं, 2023 की आई थी, लास्ट इस साल क्वेश्चन आना चाहिए था, उससे नहीं आया क्वेश्चन। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ लेंगे, उसमें से जो भी इनिशिएटिव्स है इनके बारे में, मैंग्रोव्स वाला चैप्टर उसमें अलग से ही दिया हुआ है, तो मैंग्रोव्स के बारे में जो भी बात करनी होगी वहां पे कर लेंगे। बोलो। आगे चले यहां से। अब नेक्स्ट हमारा एक बड़ा शानदार टॉपिक है बच्चा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो एस्चुरी, एस्चुरी वाला, ज्वार नदमुख वाला टॉपिक है ये वाला, एस्चुरी वाला। दिस इज नेक्स्ट टॉपिक इज एस्चुरी। ये भी हमारा एक जलीय पारितंत्र के रूप में काम करता है। एस्चुरी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख नाम सुना है ना। तो एस्चुरी इकोसिस्टम। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट इज एस्चुरी, बताओ मुझे व्हाट इज एस्चुरी, क्योंकि सारी कहानी इस शब्द के अंदर छुपी हुई है बच्चा। ज्वार नदमुख होता क्या है? जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा तब तक हमें कैसे समझ में आएगा कि पारितंत्र क्या है? टेल मी अबाउट ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख के बारे में बताओ, बताओ मुझे। सर सुना है, याद नहीं है, नहीं बताना पड़ेगा भाई, कुछ बच्चों को तो बताना पड़ेगा। ज्वार नदमुख, याद करो, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो वो कहानी जो आपको ज्योग्राफी में सुनाई गई होगी, सिर्फ उसको रिकॉल करना है बच्चा, है ना। ये इंडिया है बच्चा, दिस इज इंडिया। आपने बहुत कुछ सुना होगा, नर्मदा और तापी, है ना, एस्चुरी बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र वो डेल्टा बनाती है। नदी का स्वच्छ जल और समुद्र का खारा जल मिलता है, वेरी गुड। जहां रिवर सी से आकर मिलती है, ओके। नदियों द्वारा अपने मुहाने पर छोटी छोटी छिपरिका के रूप में बनाई जाती है। छिपरिका रॉन्ग शब्द, रॉन्ग शब्द, छिपरिका विपरिका कोस्टल एरिया पे नहीं होता। एस्चुरी, उसको ज्योग्राफी ही नहीं पढ़े अभी, अच्छा कोई बात नहीं, ज्योग्राफी नहीं पढ़े, ये लगा आप लोग ज्योग्राफी पढ़ के आए हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पढ़ चुके ज्योग्राफी, फिर वो कौन है? नदी का मुहाना, ओ, समुद्र, नदी और झरना समुद्र में मिलते हैं, जहां ज्वार के कारण पानी का स्तर ऊपर नीचे होता है। समुद्र और नदी, इकोटोन। देखो बच्चा, चलो मैं आपसे एक सामान्य प्रश्न पैदा करता हूं। इधर से गंगा आ रही है,
गंगा मिलती है यहाँ पे, दिस इज गंगा। इधर से ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, ब्रह्मपुत्र भी आ गई। इससे इधर से फिर महानदी, गोदावरी, है ना, कृष्णा, कावेरी, महानदी हो गई है, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, और कावेरी हो गई। इधर फिर आप सुनते हो कि सर यहाँ तो नर्मदा हो गई, तापी हो गई। अब मेरा प्रश्न ये है, अगर आप ये कह रहे हो कि नदियों का मुहाना है, ठीक है, जहां नदी जाके समुद्र से मिलती है, तो जहां गंगा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में समुद्र से जाके मिलती है, यहाँ तो हमने ज्वार नदमुख ना बोला है, हमने बिल्कुल भी नहीं बोला ज्वार नदमुख, हमने इसको तो एस्चुरी नहीं बोला, इसको तो नहीं बोला हमने, हमने इसको बोला यहाँ पे नर्मदा क्या बना रही है, ज्वार नदमुख बना रही है। भाई अगर आप ये कहते हो जहां पे नदी का स्वच्छ जल क्या कर रहा है बच्चा, मिक्स हो जाता है किससे, सागरीय जल से या समुद्री जल से, या समुद्री जल से, तो वो तो यहां भी हो रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हम इसको क्यों बोलते हैं गोदावरी नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, इसको हमने फिर ज्वार नदमुख क्यों बोला, या तो सबको डेल्टा बोल लो या सबको ज्वार नदमुख बोल लो। इसका मतलब एक बात तो साफ है कि भैया एस्चुरी में कुछ भी कहो, एस्चुरी में और रिवर डेल्टा में फर्क है, रिवर डेल्टा में फर्क है, दोनों सेम ना है। अवसाद नहीं होते, बताओ कौन बच्चा बताएगा मुझे, एस्चुरी के बीच में और रिवर डेल्टा के बीच का फर्क बताओ फिर। अवसाद नहीं होते, अवसाद होते हैं। लो आप कह रहे सर अवसाद नहीं होते, मैं कहता हूं होते हैं, होते हैं, चाहे कम हो लेकिन होते हैं। मेन रीजन बच्चा पता है क्या है, मेन रीजन क्या है, जो रिवर डेल्टा होता है ना, रिवर डेल्टा, जैसे गंगा आ रही थी, समझ लो प्यार से समझो, कोई दिक्कत नहीं, ये गंगा नदी आ रही थी, गंगा नदी आई, लास्ट में इसकी बहुत सारी वितरिकाएं आई, तो छिप्रिका बोल रहा था, छिप्रिका नहीं होता बच्चा, वो वितरिका होती है, छिप्रिका और वितरिका में फर्क है। तो गंगा अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लाई, और यहाँ धीरे धीरे उन सेडिमेंट्स को गंगा ने डिपोजिट करना शुरू कर दिया, स्लोली आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, और काफी ज्यादा उसने डिपोजिशन करना शुरू कर दिया, खूब यहीं पे पूरा अवसाद का डिपोजिशन करना शुरू कर दिया, तो ये बन गया आपका डेल्टा। यहाँ पे नर्मदा आ रही है, दिस इज नर्मदा, पहली बात नर्मदा के अंदर सेडिमेंट कम है, कम है, जीरो नहीं है, थोड़ा बहुत सेडिमेंट है, नर्मदा ने भी यहाँ के डिपॉजिट किया, तो फिर फर्क क्या हुआ, इसको ज्वार नदमुख क्यों बोल रहे, इसको डेल्टा क्यों बोल रहे। अब आ जाओ कहानी का असली किरदार, ज्वार। यहाँ पे जो टाइडल एक्टिविटी है ना, टाइडल एक्टिविटी, ज्वार ये गतिविधि यहाँ पे बहुत कम है। ज्वार मतलब समुद्र का जल आ रहा है ना, हिट कर रहा है, इधर नहीं हिट करता उतना, इधर क्या है, इधर टाइडल एक्टिविटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टाइडल एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, टाइडल एक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये जैसे ही जाके इन अवसादों पे टकराएगा, ये अवसादों पे टकराएगा, कुछ अवसादों को तो अपने साथ अंदर लेके आ जाएगा, और कुछ अवसादों को ऐसे फैला देगा। यहाँ पे क्या है, डिपोजिशन है, यहाँ पे बहुत सारा अवसाद तो समुद्र की ओर चला गया, और बहुत कुछ जो बचा तो वो लंबाई में फैला दिया गया, मींस इधर अवसाद ज्यादा है, डिपोजिशन ज्यादा है, अवसाद ज्यादा है, इधर अवसाद कम है, इधर टाइडल एक्टिविटी कम काम कर रही है, इधर टाइडल एक्टिविटी ज्यादा काम कर रही है। बोलो, तो यहाँ पे अवसाद क्या है, ज्यादा ब्रॉड है बच्चा, ब्रॉड है। अब सेकंड आ जाओ, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर का प्लस सॉल्ट वाटर या सी वाटर का मिक्सिंग बड़ा बहुत आइडियल, बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग काफी अच्छे से हो रहा है, प्लस सॉल्ट वाटर या सी वाटर का मिक्सिंग बड़ा बहुत आइडियल, बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग काफी अच्छे से हो रहा है। तो ये क्या बन गया बच्चा, एक इकोटोन, वेल डेवलप्ड इकोटोन है, एक अच्छा इकोटोन बन गया। इकोटोन बनने का मतलब क्या है, यहाँ का जो पारितंत्र है, वो पारितंत्र क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पारितंत्र डेवलप हुआ है यहाँ। बताइए, बताइए, ज्वार नाम नाम था ना बच्चा, ज्वार नद मुख, जहां ज्वार और नदी का मुख मिलते हैं। आप टाइड को भूल गए, टाइड को भूल गए, बस यही। और उस टाइड की वजह से वहां पे जो सी वाटर है और जो रिवर का फ्रेश वाटर है, उसका इंटरेक्शन पे इंपैक्ट आ गया। बोलिए, बात आई समझ में ये आप लोगों को। टाइड की एक्टिविटी दोनों तरफ डिफरेंट क्यों है, जब टाइड आता है बच्चा, उसके ऊपर फोर्स काम करता है, टाइडल फोर्स काम करता है ना, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, और तीसरा पृथ्वी का अपकेंद्री बल, ये तीनों डिसाइड करते हैं कहां पे ज्यादा, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा ये डिसाइड करेगा कि टाइडल फोर्स किधर ज्यादा होगा और किधर कम होगा। इन तीनों की रेफरेंस में हम देखते हैं उस सिचुएशन को, ठीक है।
दोनों में डिफरेंस हो तो गया बच्चा, डिफरेंस हो तो गया। इधर टाइटल एक्टिविटी ज्यादा है, इधर की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, जैविक उत्पादकता एस्चुरी की रिवर डेल्टा से कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, डिपोजिशन अलग ये है। अच्छा, एक तरफ तो क्या है, समुद्र की लहरें स्ट्रांग नहीं है तो नदियां धीरे धीरे लाकर डिपोजिट करती जा रही है, एक तरफ यहां बार बार समुद्री लहरें आकर टकरा रही है तो डिपोजिशन डिफरेंट हो गया। दूसरा, ये जो इधर वाली जो रिवर है ये कहां से आ रही है, इनके पास सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा है, इस वाली के पास सेडिमेंट भी कम है। बताओ यहां से आगे बताओ आप मुझे। अब कहते हैं ये एस्चुरी कितने प्रकार की होती है, लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द एस्चुरी। एस्चुरी के टाइप देखते हैं बच्चा, एस्चुरी के प्रकार। एस्चुरी के प्रकार, पहला प्रकार होता है पॉजिटिव एस्चुरी, सकारात्मक ज्वार नदमुख। देखो कोस्टल एरिया है, दो चीजें हो रही है बच्चा, फ्रेश वाटर आ रहा है, अब समझो फ्रेश वाटर आ रहा है, स्वच्छ जल है, ओके, स्वच्छ जल जाके मिल रहा है। दूसरा क्या है, वाष्पीकरण भी हो रहा है, वाष्पीकरण भी तो हो रहा है भाई, समुद्री क्षेत्र है, सूरज की किरणें आके पड़ रही है, सोलर रेडिएशन है, कुछ जल भाप भी बन के उड़ रहा है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और फ्रेश वाटर का इनफ्लो, कितना स्वच्छ जल आ रहा है और कितना वाष्पीकरण हो रहा है, इन दोनों के रिलेशनशिप के बेस पे हम एस्चुरी को तीन प्रकार का बोलते हैं, सकारात्मक एस्चुरी, नकारात्मक एस्चुरी और न्यूट्रल उदासीन टाइप का एस्चुरी। बोलो समझ में आ गया। तो अगर ये कहते हैं अगर फ्रेश वाटर स्वच्छ जल इज ग्रेटर देन किसके बच्चा, वाष्पीकरण, इधर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एस्चुरी। और सेकंड वाला नेगेटिव एस्चुरी। नेगेटिव एस्चुरी क्या है, अगर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है और स्वच्छ जल की आपूर्ति कम हो रही है तब उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एस्चुरी। तीसरा हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास क्या है, न्यूट्रल टाइप का, उदासीन। अगर क्या है बच्चा, स्वच्छ जल इज इक्वल टू वाष्पीकरण, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एस्चुरी। तो तीन प्रकार की हमारी ज्वार नदमुख होते हैं। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। बोलो बोलो बोलो। यस क्लियर है। अब जब हमने बोला कि ये ज्वार नदमुख क्या है बच्चा, एक इकोटोन है, इकोटोन बन गया, इकोटोन बन गया ना बच्चा। ज्वार नदमुख क्या है, एक इकोटोन है, कौन, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। अब इकोटोन की विशेषता याद है क्या आपको सारे, इकोटोन के अंदर जैव विविधता अधिक होती है या कम, बताओ, जैव विविधता बताओ क्या होगी, अधिक या कम। पहला, यहां पे प्रतिस्पर्धा जीवों के बीच में, प्रतिस्पर्धा क्या होगी, अधिक होगी या कम। आपको यहां कुछ विशिष्ट समुदाय देखने को मिलेंगे या नहीं, विशिष्ट समुदाय, यस और नो। फिर मुझे आप यहां पे बता दो, यहां पे आपको एज इफेक्ट और एज स्पीसीज देखने को मिलेगी क्या, एज इफेक्ट और एज स्पीसीज देखने को मिलेगी क्या, यस और नो। बताना। तो यहां पे जैव विविधता अधिक है, प्रतिस्पर्धा अधिक है, विशिष्ट समुदाय यस है, एज इफेक्ट एज स्पीसीज यस है। तो इस ज्वार नदमुख के बेनिफिट्स क्या है, लाभ क्या है, लाभ क्या है बताओ। अगर मैं कहूं ये ज्वार नदमुख पारितंत्र है, सोचो बच्चा, अब सब कुछ आ गया। अगर आपको इकोटोन समझ में आ गया ना, फिर ज्वार नदमुख के बारे में सोचना ही नहीं है। और ज्वार नदमुख होता क्या है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, और आपको एट द सेम टाइम इकोटोन समझ में आ गया, तब फिर इस टॉपिक की टेंशन अपने को कभी लेनी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका फाउंडेशन तैयार हो चुका है। इकोटोन आप बहुत अच्छे से पढ़ गए हो। बेनिफिट्स बताओ आप मुझे, क्या क्या बेनिफिट होंगे। अगर यूपीएससी कहता है कि ये तटीय क्षेत्र में है ना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करता है या नहीं करता, बताओ बताओ। कोस्टल एरिया में अगर मैं कहूं भूमिगत जल, भूमिगत जल पुनर्भरण हेल्प करेगा या नहीं करेगा, यस और नो। ये तटीय जैव विविधता को बढ़ावा, यस और नो। अब आप मुझे बताओ, अगर वो और इसको टेक्निकल बोल दे है ना, जैविक उत्पादकता अधिक होगी, जैविक उत्पादकता अधिक होगी, यस और नो। वो अगर आपको बोल दे इसका सौंदर्यात्मक पहलू है, सौंदर्यात्मक पक्ष भी है इसका, यस और नो। अगर वो कहते कोस्टल कम्युनिटी की आजीविका को समर्थन करता है, यस और नो। अगर वो कहते विभिन्न आपको पारिस्थितिकीय सेवाएं दे रहा है, वो आपको पारिस्थितिकीय सेवाएं, इकोसिस्टम जो अपनी सर्विसेज देता है, शुरुआत में बताया था, सेवाएं आपको प्रदान कर रहा है, बताओ यस और नो। ये बंदरगाह की फैसिलिटी देता है,
बंदरगाह बनाने की फैसिलिटी देता है आपको वहां पे, यस और नो, बोलो। यहाँ पे कोस्टल एरिया में अगर मैं कहूँ जलीय कृषि होगी यहाँ पे या नहीं होगी, जलीय कृषि, उसके बाद मैं कहूँ मत्स्यन यहाँ पे होगा या नहीं होगा, फिशिंग की एक्टिविटी होगी, औद्योगिक समर्थन देगा या नहीं, बहुत सारे उद्योगों को कच्चा माल देगा या नहीं देगा, हो गया। एक यूनिक इकोसिस्टम है, तो ये अनुसंधान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या नहीं, जो जो पढ़ते रहो पढ़ते सब लिखते रहो। एक इकोटोन एक नॉर्मल इकोसिस्टम से ज्यादा सर्विसेज देगा, सीधी सी बात है। बोलिए। अब मैं कह रहा हूं कोस्टल एरिया पे है ये, है ना, कोस्टल एरिया पे है, तो ज्वार नदमुख को इससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या क्या होगी, व्हाट इज चिंताएं, चिंताएं क्या है, कहां पे है बच्चा, ये कोस्टल एरिया पे है, इंडिया के कोस्टल एरिया पे है ये ज्वार नदमुख, आपके पूर्व पे भी है पश्चिम पे भी है। अब कोस्टल एरिया में क्या क्या समस्याएं होती है, क्या मुझे दोबारा से बताने की जरूरत है आपको, कोस्टल एरिया में क्या क्या हो रहा था। चिंताएं, जो मैंग्रोव्स के सामने चिंताएं है, सेम ज्वार नदमुख के सामने चिंताएं है, क्या क्या चिंताएं थी मैंग्रोव के सामने, टूरिज्म की एक्टिविटी बढ़ रही है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो रही है, लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है, इधर भी हो रहा है, बंदरगाहों का विकास हो रहा है, उससे क्या होगा, एस्चुरीज और उस इकोसिस्टम को लॉस हो रहा है, माइनिंग की एक्टिविटी हो रही है तब भी इनको समस्या है, ऑयल स्पिल का खतरा है, उसके बाद कोस्टल एरिया पे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो, बहुत सारे कीटनाशक रसायन जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, सेम है, सेम पोल्यूशन का इशू हो गया, डेवलपमेंट का इशू हो गया, आपने बहुत सारे कोस्टल एरिया पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना शुरू कर दी। तो आइडिया इज क्वाइट सिंपल, मतलब जितना आपको फैला हुआ दिखता है ना बच्चा, वो उतना हर एक को लेके उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मतलब आप पता है क्या कर सकते हो, आप जब आप अपना नोट्स मेकिंग करो या जब भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपने मैंग्रोव लिखा, ठीक है, आपने एस्चुरी लिखा, आपने बाकी समुद्री पानी भी लिख दिया, कोस्टल एरिया का सारा एक साथ लिख दो, और चैलेंजेस सबका कॉमन है, चिंताएं सबकी क्या है, एक जैसी ही चिंताएं है, चिंताएं अलग अलग कहां से आएगी, पूरे कोस्टल एरिया पे वही हो रहा है, तो कोस्टल एरिया पे मैंग्रोव सेम समस्या का सामना कर रहे हैं, एस्चुरी वाला इकोसिस्टम सेम समस्या का सामना कर रहा है। बोलिए। अब दिखाता हूं आपको फोटो, ये लो, कोस्टल एरिया है आपका, ये लो, यहाँ पे उस कोस्टल एरिया में कोई रिवर आ रही है बच्चा, है ना, टाइडल एक्टिविटी है, और आपने कोस्टल एरिया में इतना सारा डेवलपमेंट कर दिया, इतना सारा इंडस्ट्री लगा दिया, इतना सारा इंफ्रा डेवलप कर दिया, अल्टीमेटली सपोज करो यहाँ पहले इस कोस्टल एरिया में कोई भी नहीं रहता था बच्चा, अब आपने यहाँ पे 10,000 लोग बसा दिए, यहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही होगी, उसका सारा वेस्ट कहाँ जाएगा, आपके घरों अपशिष्ट कहाँ जाएंगे सब, यहाँ आपने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, उसके सारे हार्मफुल केमिकल्स कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आप कल यहाँ पे जहाज लाने शुरू कर दोगे, पोर्ट डेवलपमेंट करोगे, अल्टीमेटली नुकसान सबसे किसको हो रहा है, ज्वार नदमुख को, ज्वार नदमुख, नुकसान होगा ही होगा। बोलो। ठीक है, अब समझो, मैं आपको नेक्स्ट 5 मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दो तीन मैं सवाल बच्चों के देख रहा था, दो तीन सवाल आ रहे थे, करंट अफेयर को लेकर अप्रोच पूछ रहे थे, बता देता हूँ, अभी 10 मिनट है मेरे पास, करंट अफेयर पे आपको एक शानदार अप्रोच देके चला जाता हूँ, करंट अफेयर्स पे, ठीक है, कैसे उसको मैनेज करना है, आपका मंथली करंट अफेयर होगा ना, मैगजीन जो आप पढ़ रहे होंगे, समझ लो बच्चा उसको, मैं बहुत सारे टॉपर्स के साथ अप्लाई करता हूँ, और जितने भी मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं इस पूरी स्ट्रेटेजी को ब्लाइंड फॉलो करते हैं, वो कहते हैं सर ये अल्टीमेट तरीका है करंट अफेयर को मेंटेन करने का, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये आपकी मैगजीन है, मंथली मैगजीन, इसके अंदर होगा बच्चा इकोनॉमी, लिखा होगा पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 15, इसके अंदर लिखा होगा पॉलिटी, ठीक है, पेज नंबर 17 से लेके पेज नंबर 48, इसके अंदर लिखा होगा एनवायरमेंट, पेज नंबर 49 से लेके पेज नंबर 65, ऐसे लिखा रहता है ना, आईआर लिखा होगा उसके अंदर, आईआर के अंदर लिखेगा 66 नंबर से 72 नंबर का पेज हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा होगा उसमें, ओके, क्या लिखा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी 73 से 105 पेज तक का है, एथिक्स के बारे में कुछ केस स्टडीज वगैरह दी होगी, ऐसे ऐसे नंबरिंग दे रखी होगी बच्चा, एक्स वाई जेड जो भी आपके सब्जेक्ट थे, सोशल इश्यूज, है ना, सोशल जस्टिस के नाम से भी दे रखा होगा, या सोशल इश्यूज के नाम से पेजेस देते होंगे, ऐसी होती है आपकी मैगजीन, टेल मी, ऐसे ही पढ़ते होंगे, या जब भी पढ़ोगे ऐसे ही पढ़ते होंगे, फिर अगले महीने की, सपोज करो ये किस महीने की है, ये अगस्त 2025 की थी, अगले महीने सितंबर की भी आएगी सेम, उसके बाद अक्टूबर की भी आएगी, अक्टूबर 2025 की भी, ऐसे साल भर डेढ़ साल जब तक आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सेम चलती है। अब आपको कहते नहीं, एक हैक बताता हूं बच्चों, हैक बताता हूं,
पढ़ते नहीं हो तो पढ़ना शुरू कर दो, 26 वाले अगर आप बच्चे हो तो पढ़ना शुरू करो। इसका जबरदस्त हैक बताऊं मैं आपको, कैसे आप करंट अफेयर को मेंटेन करो, कैसे आप करंट अफेयर को मेंटेन करोगे कि आपका करंट अफेयर के कम से कम 3 से 4 राउंड लग जाएंगे रिवीजन के सहित। यूजुअली बच्चा एक महीने में एक बार ही पढ़ता है करंट अफेयर को, या किसी ने हिम्मत मार ली तो 2 बार पढ़ लेता है, और फिर वो जनवरी का पढ़ लेता है। सपोज करो अभी अगस्त का तो याद होगा, लेकिन जब दिसंबर वाली मैगजीन पढ़ेगा तब तक अगस्त का भूल चुका होगा, फिर बोलेगा यार याद ही नहीं होता, करंट अफेयर पल्ले नहीं पड़ रहा। फिर वो अगस्त वाली में कहाँ पढ़ा था कोई टॉपिक, सपोज करो दिसंबर में कोई टॉपिक आया राज्यपाल के ऊपर, पॉलिटी का मुद्दा, आपको याद है कहीं मैंने जुलाई अगस्त में भी पढ़ा हुआ था, लेकिन उस टाइम का क्या मुद्दा है पता नहीं, वो सामने इतनी 8-10 मैगजीन रखी है, उनको देख के आपको थर थर कांप रहे हो, अरे भाई क्या हो गया, कैसे करें इसको। इसका एक सिंपल सा हैक है बच्चा, सिंपल सा हैक, ठीक है। आप पीडीएफ लो, पहली बात तो इसका पीडीएफ लो, पीडीएफ हर महीने की मैगजीन का पीडीएफ, अगस्त वाली का पीडीएफ, सितंबर वाली का, अक्टूबर वाली का, ऐसे करते 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 10-12 महीने जो भी 12 मंथ की मैगजीन होगी आपकी। आपके पास लैपटॉप होगा, नहीं होगा तो आजू बाजू में कोई साइबर कैफे होगा, एक दिन लगेगा, 1 घंटा लगेगा पूरे महीने की मैगजीन के साथ। क्या करना है, आपने इकोनॉमी वाला जो पेज है ना उस मैगजीन का पेज नंबर 1 से 15, ओके, आपने लैपटॉप लिया, लैपटॉप पे आपने फोल्डर बना दिया, किसका, इकोनॉमी का अलग फोल्डर, पॉलिटी का अलग फोल्डर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग फोल्डर, ओके, उसके बाद जो भी है ज्योग्राफी एनवायरमेंट का एक अलग फोल्डर बनाया। आपने क्या करना है, सबसे पहले अगस्त वाली मैगजीन से इकोनॉमी का पेज नंबर 1 से लेके 15, 1 से लेके 15, उसके बाद सितंबर में भी जहां इकोनॉमी जितने पेज पे होगी, सपोज करो सितंबर में 1 पेज से लेके 25 पेज तक है, सितंबर वाली का 1 से लेके 25, ठीक है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे चलते 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 आपने सारे इकोनॉमी के पेजेस अलग निकाल लेने हैं, इकोनॉमी के पेजेस को क्या कर लेना है, सेव कर लेना है, सेव कर लेना है। तो आपने इस तरह से करोगे तो जनवरी से लेके दिसंबर तक के आपका सारा इकोनॉमी का सिंगल कंपाइलेशन होगा। इकोनॉमी का क्या है बच्चा, सिंगल कंपाइलेशन। जनवरी से लेके दिसंबर तक पॉलिटी का सिंगल कंपाइलेशन है, सिंगल मतलब पॉलिटी बिल्कुल अलग है आपके पास, साल भर की पॉलिटी बिल्कुल अलग, आपको मैगजीन के पन्ने नहीं पलट के देखने कहाँ था, जनवरी में था या फरवरी में था, मुझे तो पता भी नहीं है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इकोनॉमी को बिल्कुल अलग से फोल्डर बना बना के अलग से पेज करते रहो, बाद में मर्ज फाइल का ऑनलाइन बहुत सारे फ्री ऐप है, मर्ज कर दो, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सारे पेज को मर्ज कर दोगे, सिंगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, सिंगल पीडीएफ बन जाएगा उससे आपका, सिंगल पीडीएफ। तो साल भर का पूरा पॉलिटी एक साथ 150 पेज, साल भर का पूरा इकोनॉमी एक साथ 120 पेज, साल भर का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक साथ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या हुआ है सब एक साथ है, और ऑलरेडी आपने उसको 2-3 बार पढ़ा हुआ भी है। प्रिंट आउट नहीं निकलवाना भाई, प्रिंट आउट किसने बोला, प्रिंट आउट निकलवाना ही नहीं है, सॉफ्ट कॉपी है ये सब, सॉफ्ट कॉपी, प्रिंट आउट नहीं निकलवाना। ये सब लैपटॉप का इस्तेमाल करना थोड़ा सीखो, टेक्नोलॉजी का सीखो, थोड़े इस्तेमाल करने को, सॉफ्ट कॉपी बनाते जा रहे हो बस, सॉफ्ट कॉपी, और बाद में ऑनलाइन ही आपने उसको मर्ज, है ना, पीडीएफ मर्ज का, है ना, ऑनलाइन पीडीएफ मर्ज ऐसे डालना, और जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सारी इकोनॉमी मर्ज कर देना, सिंगल डॉक्यूमेंट, फोन में पढ़ लो, प्रिंट आउट निकलवाना है निकलवाओ, वरना फोन से ही पढ़ लो, पूरा इकोनॉमी एक साथ है आपके पास। नहीं निकलवाना तो आप 2026 एग्जाम दो या 27 वाले दो, बच्चा इस अप्रोच से काम करना, इससे क्या होगा, आप 3-4 रिवीजन कर पाओगे आसानी से। आपके दिमाग में साल, जब आप सपोज करो आपने टारगेट बना लिया कि इस हफ्ते पूरा साल भर का इकोनॉमी करना है, 3-3 घंटे पढ़ूंगा रोजाना, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा इकोनॉमी एक साथ है, आपको 12 मैगजीन नहीं खोलनी पड़ रही इकोनॉमी के लिए, पहले जनवरी वाली मैगजीन खोलूंगा फिर फरवरी वाली, नहीं, आपका खुद का मैगजीन बन चुका है, पूरा इकोनॉमी एक साथ। उससे क्या होगा, आपको फैक्ट्स याद रहेंगे, आपके इंपॉर्टेंट जो आपको डेटा है वो याद कर पाओगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक उस मुद्दे में क्या क्या विकास हुआ है, किस तरह से वो साल भर में मुद्दा आगे बढ़ा है, आपके दिमाग में पूरी पिक्चर है। अलग अलग मैगजीन्स पढ़ने से जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, पहली बात तो 12 महीने का एक साथ आप इकोनॉमी पढ़ने की पोजीशन में नहीं रहोगे, ओझिल हो जाएगा, लेकिन आपने खुद की बुकलेट बना रखी है, और बाद में अगर उसका प्रिंट आउट निकलवाना हो तो निकाल लेना। मोबाइल पे पढ़ाई करते हो तो ये कैसे करे, महीने में एक बार किसी साइबर कैफे पे चले जाओ, कंप्यूटर सेंटर पे चले जाओ, जाके करिए बच्चे इस काम को। ठीक है, लिखने विखने का सारा झंझट खत्म, आपने उसी को पढ़ दिया ना, 4 बार पढ़ दिया, और फिर टारगेट बनाओ बच्चा, टारगेट बना के पढ़ो उसको। आप जब मंथली मैगजीन पढ़ते हो पता कैसे पढ़ते हो, मंथली मैगजीन पढ़ने का टारगेट क्या होता है, जो मैं बच्चों से करवाता हूँ, मंथली मैगजीन कैसे करनी है आपको, मंथली मैगजीन कैसे करनी है, पहला राउंड 3 राउंड में करनी है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड। पहला बार के में टारगेट बनाओ 16 डेज के अंदर पहला राउंड करेंगे, पहले 16 दिनों के अंदर बहुत तेजी से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आराम से पढ़ो, ज्यादा जोर लगाओ, ज्यादा टाइम दो। उसके बाद नेक्स्ट 8 डेज सेकंड राउंड उसका रिवीजन करो, नेक्स्ट थर्ड जो राउंड है 7 डेज में हो जाएगा, इसको ये 7 डेज में करो आप इसको, ओके। उसके बाद इसको 4 डेज करो और इसको 3 डेज करो, हो गया, 4 राउंड लग गए। और अगर आपको लग रहा है इन 3 दिनों के अंदर अगर आपको लगता है इन 3 राउंड के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो ये चौथा जो राउंड है, ये 3 दिन मिले हैं, इसमें शॉर्ट नोट्स बनाओ, इसका पूरे का नहीं, डेटा का, डेटा कंपाइल करना शुरू कर दो, इसमें डेटा कंपाइलेशन करना शुरू कर दो। कैसा डेटा निकाले, एक अलग से 25 से 50 पेज का एक रजिस्टर बना के रखो, है ना, 25 से लेकर 50 पेज का आप एक रजिस्टर बनाओ, उसमें आप पूरा इकोनॉमी का डेटा एक साथ निकालना शुरू कर दो। साल भर के इकोनॉमी के जितने सारे डेटा है 10 पेज में कंपाइल कर दो, पॉलिटी का जितना सारा आर्टिकल चर्चा में रहा है 5 पेज में सारा कंपाइल कर दो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी आपको लग रहा है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है सारी कंपाइल कर दो, एनवायरमेंट में जो भी है सारी कंपाइल कर दो, 3 दिन का टारगेट बना के ये काम करो। अब भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इंग्लिश मीडियम वाला इतनी ही मेहनत करता है और कई बार तो इससे भी ज्यादा। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हिंदी और इंग्लिश में फर्क कहाँ है,
स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी, अप्रोच। वाह, उसको 4 हाथ नहीं है भाई, उसको ऊपर वाले ने 10 सर लगा के नहीं भेजा। एक सर है, 2 हाथ है, 2 पैर है उसके पास, एक जुबान से बोलता है वो भी, और 10 उंगलियों का ही इस्तेमाल कर रहा है वो भी, पर उसको समझ में आ रहा है कि करना कैसे है। इतना केवल, हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, हलवा है क्या यूपीएससी? थोड़ा मेहनत लगेगा बच्चा। दिस इज नॉट स्कूल एग्जाम, दिस इज नॉट कॉलेज एग्जाम। एक बार सफल हो गए तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ओके। और ढंग से नहीं पढ़ोगे, सही तरीके से नहीं पढ़ोगे, तो फिर 1 साल 2 साल बाद पता है क्या होता है, घर वालों का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। समझो बच्चा, अगर शुरुआत के 2 3 साल फाउंडेशन में सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, ध्यान रखना, जो आपका फाउंडेशन चल रहा है ना 26 27 28 जो भी है, इस फाउंडेशन कोर्स में ही सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। और फिर 2 3 साल निकल जाते हैं ना बच्चा, उसके बाद जुनून थोड़ा कम हो जाता है, और फिर आपको 4 साल बाद जाके स्ट्रेटेजी पता चली, तो आप सोचो यार 4 साल मेरे तो ऐसे निकल गई। सेल्फ डाउट आ जाएंगे, घर वालों का प्रेशर आएगा, बोलेंगे यार ये नहीं होता, एसएससी देख ले, बैंक देख ले, स्टेट पीसीएस का भी देख ले, आरओ का एग्जाम आया वो देख ले। और फिर दबाव में आप प्लान बी पे काम करना शुरू कर देते हो, और आप प्लान बी स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी करोगे, बैंक की तैयारी करोगे, टीचिंग का कोई एग्जाम दोगे, वो पढ़ोगे, अंदर से पीछे पीछे से यूपीएससी वाली यादें घूमती रहेगी, अरे फाउंडेशन कोर्स किया था यार, यूपीएससी कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। तो पढ़ आप स्टेट सर्विस को रहे हो, पढ़ सीजीएल को पढ़ रहे हो, तस्वीरें आपको यूपीएससी की दिख रही है, लवासना की दिख रही है, तो आप कहीं के नहीं। डे वन से ही अपने को पता होना चाहिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। और फिर एक शेर आ जाए, इस पे भी एक शेर है बच्चा, कि आप दबाव में आप स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे एक शेर बोलता हूँ मैं, काफी पॉपुलर शेर है वो, कि एक टाइम था जब यूपीएससी का क्रेज होता है ना पढ़ने का, 2 साल 3 साल, और उसके बाद जब समय गुजरने लगता है और चीजें हाथ से छूटती है और हम कुछ और करने की सोचने लगते हैं, प्लान बी के बारे में सोचते हैं, तब अंदर ही अंदर से वो आत्मा तो ये बोलती है यार कितना अच्छा होता अगर आईएएस हो जाता, मैं कहाँ आ गया, क्या कर रहा हूँ। तो शेर है सिचुएशन पे, अब अब नजर आने लगे हैं और भी चेहरे मुझको। और भी चेहरे का मतलब यहाँ क्या है, स्टेट सर्विस, बैंक, सीजीएल, दबाव आ रहा है उनका। अब नजर आने लगे हैं और भी चेहरे मुझको, मैं खुश नहीं हूं तेरे जादू का उतारा करके, मैं खुश नहीं हूं तेरे जादू का उतारा करके। समझ गए क्या कह रहा है? अब बहुत सारे और एग्जाम यूपीएससी के अलावा देखने पड़ रहे हैं, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा यूपीएससी, कि वो जो तेरा क्रेज था एक टाइम पे मेरे मन पे, मुझे करना है, मुझे बनना है, लबासना फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में जाना है, तो खुशी से नहीं करता बच्चा, वो दबाव में कर रहा है। तो अब तो अब नजर आने लगे हैं और भी चेहरे मुझको, मैं खुश नहीं हूं तेरे जादू का उतारा करके। ये बात समझ लेना, ठीक है? चलो, करंट को कितना टाइम दे, डेली 2 घंटा दो। बच्चों